हुकूमत के जो फैसले, जो वाज़ेह पॉलिसी सामने आई है, उस सब के बाद में जो सैलून्स हैं जिनको कुछ खुल भी रहे थे SOPs के तहत और कुछ SOPs फॉलो करेंगे इस यकीन दहानी के बावजूद नहीं खुल पा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, इस सब को कैसे देख रहे हैं सैलून एसोसिएशन, दीगर पार्लर मालिकान या जो भी उनको रन कर रहे हैं, हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। नादिया हुसैन हमको ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू नादिया हुसैन, कैसी हैं आप? ये बताइए कि अब जब आप लोग काम का आगाज़ कर सकते हैं बिल्कुल नए सिरे से, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या आप SOPs फॉलो करेंगे और ये कितनी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, ये भी बताइए सबसे पहले। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत हमारे लिए एक ये आई वुड से कि साई ऑफ रिलीफ जिसे कहते हैं ना, कि हम लोगों ने एक शुक्र का सांस दिया है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को ऑफिशियली जो है वो इजाज़त दी जा रही है अपना काम और कारोबार खोलने की। बिकॉज डेफिनेटली बहुत अरसा गुजर गया था, 5-5.5 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने बहुत होते हैं कि हम लोगों का कारोबार बंद था एंड कोई इनकम नहीं, कोई कमाई नहीं, स्टाफ के इतने इश्यूज, जनरली ओनर्स के इतने इश्यूज। तो अब ऑफ कोर्स जब ये सब कुछ बहाल हो जाएगा, मतलब उम्मीद यही है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफर्टेबली वापस सैलून की तरफ आएंगे और अपनी सर्विसेज जिस तरीके से एक वो था। एक अंदाजा क्या है जो इस 5 महीने में, 5.5 महीने में जो लॉस हुआ उनको भी, कि जिनकी इमारत थी या उनको भी जिन लॉसेस का सामना करना पड़ा, जो किराए के ऊपर सैलून्स खोले हुए थे, कितना लॉस हो गया, उस सबको केटर कब तक कर सकेंगे, उसको कवर कितने दिनों में कर सकेंगे? क्योंकि लोगों में से भी खौफ निकलते जा रहा है। महीने लगेंगे, महीने। मतलब कि ये एक दिन क्या की बात नहीं है कि जी ये सारा लॉसेस आपके कवर हो सके। और अभी भी जो है वो हम लोगों को स्टाफ को डाउन साइज करके ही चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का 1% रहेगा। बिकॉज जाहिर है जो इतना कम अगर बिजनेस होगा, क्लाइंट्स आते हैं नहीं आते हैं, रिस्पॉन्स क्या है? एग्जैक्टली, रिस्पॉन्स क्या है? आप तो यही चाहेंगे कि लोग आए और उसी तरह से आए जैसे कोरोना से पहले आया करते थे। हम तो वही चाहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा होगा नहीं सकता और होगा नहीं, और क्लाइंट भी नहीं आएगा। मतलब कि क्लाइंट्स भी जो है वो बहुत सिलेक्टिव तरीके से आना चाहेंगे और वो SOPs देखना चाहेंगे। यही मैं पूछना चाह रहा था नादिया साहिबा, SOPs से मुताल्लिक क्या बात हुई है? कुछ SOPs आप लोगों ने खुद तय की होंगी, कुछ हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हो। एक वक्त में कितने क्लाइंट्स या मैंडेटरी किया गया है कि कुछ सर्विसेज ही आप दे सकते हैं, ऐसा मामला है? और अपॉइंटमेंट अगर आप शेयर कर सकें इन सारे मामलात से मुताल्लिक। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं, हम लोगों को ऑफिशियल तरीके से कुछ भी नहीं आया है। और एक और चीज ये है कि ये तो खैर असद उमर ने ये बात बोली है, बट अगर हमारे सिलसिले में देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमेशा उनका एक अलग ही स्टांस रहा है। तो अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने कल ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं है। तो पता लगे कि जी हम तो सारे अपने सैलून खोल के बैठ जाएं और आगे से सैलून बंद कर दें आपके आके के नोटिफिकेशन के बगैर कैसे खोला। तो इस बारे में नादिया साहिबा, कोई फिर आप लोगों की तरफ से, आपकी एसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट से राबता किया गया है? बिल्कुल जी, हम लोगों ने बहुत 5 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो होपफुली नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हमें तो ऐसा जितनी कोई खबर है नहीं कि जी क्या इंटरनली ये लोग गवर्नमेंट वाले सोच रहे हैं। लेकिन आप लोग कोऑर्डिनेशन में तो हैं? नॉट रियली विद एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये मेरा राब्ता है जो नासिर हुसैन शाह की जो टीम है और जो सईद गनी के से जो रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों से मेरा राब्ता है। तो उन लोगों से जो है वो मैं इन टच तो हूँ कि जी हमें एक कंफर्म चीज बता दें, बट राइट नाउ वी आर आल्सो स्टिल वेटिंग फॉर। और पहले दिन से इन्हीं लोगों के साथ में आपका राबिता रहा है, और इसमें उनका कितना एफर्ट था कि वो आप लोगों से बात करेंगे? ये सारा का सारा एफर्ट भी आप लोगों ने किया था? हमारा सब एफर्ट हमारा था, हमसे तो किसी ने भी बात करने के लिए नहीं कोई विलिंग था। मतलब हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से कमिश्नर से जाके बात की, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट कर करा के इतनी दफा हम लोगों ने
टेलीविजन शोज पे जाके अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है वो हम लोगों ने इस चीज की अवेयरनेस रेज की, लेकिन हमसे कोई मिलने को तैयार ही नहीं था। और ये जो सैलून एसोसिएशन है, ये बताइए कि आप लोगों के इल्म में क्या है इस सिलसिले में? एक तो ये कि नोटिफिकेशन नहीं आता, दूसरे ये कि बहुत मुश्किल से आप लोगों के कांटेक्ट हो पाए, आप लोग कोऑर्डिनेट कर पाए, उनके साथ में बात कर पाए। इस सबसे पहले से ही जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तो सैलून्स को बंद करवाना शुरू कर दिया गया था, थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लगे थे। जी जी, ऐसे ही हुआ था, आने लगे थे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। जाहिर है जब एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जी सैलून्स के ऊपर कंप्लीट बैन है, तो फिर कुछ सैलून्स ने तो उन दिनों में भी खोला अपना सैलून, इवन दो के कंप्लीट बैन था, क्योंकि उन इलाकों की जो पुलिस है वो इतनी एक्टिव नहीं थी, तो जो उन्होंने खोल लिया अपने सैलून और खोल के जो है वो स्टाफ को मुश्किल से 2-3 लड़कियों को फिर भी बुला रहे थे। लेकिन कुछ एरियाज की जो पुलिस है वो इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि नहीं, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो जब खोलने की कोशिश करे तो फिर पुलिस आ जाए, तो इस तरीके से बहुत हुआ है। तो इतना डिस्क्रिपेंसी रही है पूरे शहर की, अगर हम बात की जाए तो एरिया वाइज। मैं इसको अगर रिफ्रेश करना चाहूँ नादिया, मैं अगर इसको रिफ्रेश करना चाहूँ ऐसे, तो क्या ये दुरुस्त होगा कि बंद करवाने के लिए तो आगे से आगे रहे सारे के सारे लोग, लेकिन अब बात करनी है और एक वाज़े पॉलिसी लेकर आनी है तो उस तरह से सामने नहीं आते? बिल्कुल, अमीन, अभी तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है ना। एसओपीज हम लोगों को, सैलून एसोसिएशन को कुछ भी एसओपीज नहीं मिले हैं कि जी हम लोगों को क्या है। अच्छा, वो बर्डन भी आप ही के ऊपर है, क्योंकि आपका काम है, तो आप ये भी सोच के रखिए। हाँ, तो लेकिन हम लोगों ने सोचा हुआ तो है, वेरी नाइस, सोचा हुआ है। और इस दौरान जब छोटी से पहले अगेन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, असद उमर ने, इमरान खान ने बल्कि कहा था कि जी कारोबार खुल जाए, सब कारोबार जो है वो खुलेगा, मार्केटें खुलेंगी, तो हम लोगों ने भी खोल लिया। लेकिन उस दौरान जो है फिर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि जी आप लोग को इजाजत, और अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि अब वाज़े नोटिफिकेशन आएगा और जल्द आएगा, उसमें देर नहीं होगी। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ। मारूफ गुलकार और टीवी प्रोग्राम वासु और मैं से शोहरत पाने वाले बलोची गुलकार वासु खान इन दिनों इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 2011 में शहजाद रॉय ने यूट्यूब पर बलूचिस्तान के गांव से वासु खान को ढूंढा था, जो अपने वीडियोज़ में अमूमन पाकिस्तानी सियासत को तनकीद का निशाना बनाते थे। अब हाल ही में ट्विटर पर बलोची गुलकार की तस्वीर शेयर की गई, जिसके ज़रिए ये बताया गया कि इस वक्त वासु की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बलोच गुलकार की ज़िंदगी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, सूबाई हुकूमत ने उनकी मुआवनत के लिए क्या कुछ किया, उनकी सपोर्ट के लिए क्या कुछ किया। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत साहब, गुड मॉर्निंग कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लियाकत साहब, आपके इल्म में है वासु किस मुश्किल में है इस वक्त? जी बिल्कुल, हमारे इल्म में है और मैं खुद जो है उनके घर, उनकी खिदमत में हाजिर होकर उन मुश्किलात को खुद देख आया हूँ। अच्छा। कि किस कस्म पुरसी की आलम में वो रह रहे हैं। एक छोटा सा घर है, वो भी रेंट पे उन्होंने लिया है, और उस घर के एड्रेस तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल था, बड़ा महाल था। लेकिन मैं वासु साहब के पास पहुँचा, ठीक, और इस वक्त वो शुगर के पेशेंट हैं और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं। तो मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने वासु साहब के ये जो इस वक्त जो कंडीशन है उसका नोटिस लेते हुए इससे कबल ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि वासु साहब का जो इलाज मुआलजा है, अद्वियात व ज़रूरियात, इन तमाम की ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की होगी। फाइनेंशियल असिस्ट भी करेंगे उनको। तो फिर ईद की छुट्टियों में ज़ाहिर है वो ऑफिशियल एक प्रोसेस जो है वो रह गया। तो परसों मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। सीएम साहब का उनको मैसेज मैंने कन्वे किया और उनको सारा मैंने डिटेल बताया। गो के मीडिया पे तो पहले ही सोशल मीडिया पे हमने ये अनाउंस कर लिया था। सही। तो मैं उनको मदू करने गया और आज जो है वासु साहब को हम सीएम सेक्रेटरीट बुला के उनकी खिदमत में चेक भी पेश करेंगे और दीगर जो उसके मुस्तकिल इंतजाम भी होना चाहिए। जी, मुस्तकिल इंतजाम इस तरह है कि एक तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट वेलफेयर इंडाउमेंट फंड के तहत 20 करोड़ रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सीड मनी
एलोकेट की हुई है, जिसके तहत 210 आर्टिस्ट को जो है पर मंथ 10,000 हर मंथ हम दे सकते हैं। और अभी 5 करोड़ रुपए जो है कोविड में वो आर्टिस्ट जो जिनकी इनकम बहुत कम है उनके लिए हमने एलोकेट किए। एक तो वो एक परमानेंट जरिया होगा। दूसरा ये है कि स्पेशल केस के तौर पे, चूंकि वासु साहब का जो कंडीशन है माशी और सेहत दोनों बहुत कमजोर है, तो उसको एज ए स्पेशल केस भी हम ट्रीट करेंगे। जी, पहचान में नहीं आ रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है वो। आप यकीन जानिए, मैं बिल्कुल आप यकीन जानिए, जब मैं उसके घर के करीब पहुंचा तो वासु साहब जो है बाहर खड़े थे। उसको पहचानना वाकई मुश्किल। जब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया, तब जाके मैं समझा कि यार वासु। तो मैं नीचे गाड़ी से उतरा, उसके पास गया और उसको गले लगाया मैंने। और बिल्कुल एक अड्डियों का ढांचा एक इस कैफियत में थी। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ा दुख भी हुआ। इतने बड़े फनकार जो बलूचिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की शान रहे हैं, और एक बहुत बड़ा नाम है, टैलेंट है। और आप यकीन जानिए, जब मैं वहाँ बैठा, वो हमारा बलूची आला जब हुआ, उसके बाद वो एक अजीब कैफियत जो है खुशी का वो महसूस कर रहा था। और गपशप के दौरान जो है उसने जो है गाना शुरू किया, उर्दू में गाया, फिर बलोची में गाया, फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का उसने शुक्रिया अदा किया, अपना मैसेज कन्वे किया। तो वो बड़ी एक अच्छी कैफियत थी। मैं भी खुद भी बड़ा जी, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। हम ऐसा दुनिया भर में देखते हैं, ऐसे फनकार के जो लोगों के दिलों में रहते हैं, जैसे वासु लोगों के दिलों में रहते हैं, पाकिस्तानियों के दिलों में रहते हैं, जिस तरह से वो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो उनका फन है, उसकी वजह से मैं कह रही हूँ ऐसे फनकार दुनिया भर में ज़्यादा सराहे जाते हैं, उनको ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाता है, उनके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दिलवाई जाती है कि एक तो ये कि जो वाकई लोगों के दिलों तक जिनकी रसाई हो। दूसरे वासु को तो ये मलिका भी हासिल है ना कि उनको पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक की हिस्ट्री, पॉलिटिकल हालात। तो ये मुझे बताएंगे, थोड़ा इसका अहाता करेंगे कि कैसी बदकिस्मती है कि हम इतने भले, इतने प्यारे, इतने ज़हनी तौर पर ज़रखेज़ और इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट को हम इस हाल में देख रहे हैं। हम कहाँ रहते हैं, हुकूमतें कहाँ रहती हैं, शहर के लोग, हमारे देश के लोग कहाँ रहते हैं, ये क्या हो जाता है? देखिए, ओवरऑल शायद हम जो है कदरदान नहीं है। एक इस मुल्क में शायद हमारा मिजाज इस तरह का है, एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। और जो कोई अगर मार्केट में या कोई फनकार है या कोई प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, जब तक वो खेलता है, परफॉर्म करता है, डिलीवर करता है, उसकी सेहत बेहतर है, या किसी फनकार का जब तक चेहरा या उसकी आवाज़ जब तक उसके साथ है, तो स्टेज पे, स्क्रीन पे रहता है, उसके बाद जब एक तो सराहे, कदर करे, दूसरे अपॉर्चुनिटी दे, उसको यूटिलाइज करे। हमारे यहाँ तो इसकी भी कमी है, बिल्कुल कमी है। देखिए, अभी तो ये तरीकाकार ही नहीं था। आर्टिस्ट को तो कोई नहीं पूछता था। ये तो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, जैसे मैंने जिक्र किया, हमने 20 करोड़ रुपए जो है सिर्फ आर्टिस्ट के वेलफेयर के लिए एक अलग से फंड, उसमें हमने 20 करोड़ सीड मनी रख दिए हैं। और 210 जो हमारे इस तरह के आर्टिस्ट हैं, अब ये तरसील हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो, हकदार को उसका हक मिले, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक वासु नहीं, और भी आर्टिस्ट होंगे, लियाकत साहब, और भी आर्टिस्ट होंगे, तो फिर उनको भी तलाश करना, ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी बन गई। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान का हर एक फर्द, बलूचिस्तान के तमाम सेक्टर में जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, और हम उनको अप्लाइज करते रहे। ये कोविड के सिर्फ 4 मंथ्स को आप निकाल लें एक साइड पे, उससे पीछे आप चले जाएं। इस गवर्नमेंट में गुज़िश्ता 2 सालों में बलूचिस्तान का कोई एक भी टैलेंटेड शख्स, किसी भी सेक्टर, किसी भी फील्ड का, किसी भी मकतब फिक्र का, किसी भी एज ग्रुप का, जब जहां हमने उसमें टैलेंट पाया, सोशल मीडिया पे नोटिस किया, उसके पास हम पहुंचे, उसको हमने सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया। सीएम सेक्रेटरी आए, सीएम साहब ने उनको अवार्ड दिया, बलूचिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड का एक हमारा एक तरीकाकार एनुअल मौजूद है, जिसमें हम अप्रिशिएट करते हैं, अपने टैलेंट को इनकरेज करते हैं। और आपने जो जिक्र किया कि दीगर जो है इस तरह के फनकार हैं, मैंने जिक्र किया कि 210 इस तरह के फनकार जो है वो हम उनको मंथली आप स्टाइपेंड दे रहे हैं, ठीक फिल वक्त हम उनको दे सकते हैं। और ये जो सीड मनी है, इंशाल्लाह इसको मजीद भी आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, उनको जो मंथली, बहुत अच्छी बात है सर। मैं चाह रहा था उसमें इजाफा हो सके। मैं चाहता, क्योंकि आप साथ मौजूद हैं, तो हम थोड़ा सा इसका फायदा उठाते हुए कोरोना से मुताल्लिक भी आपसे क्विकली बात कर पाएं।
इस पर तो हमने बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। लेकिन सर मुझे प्लीज़ कोरोना के स्टैट्स बता सकते हैं इस वक्त बलूचिस्तान में एक्टिव केसेस कितने हैं और डेथ टोल क्या है? देखिए 11,500 के करीब हमारे टोटल केसेस थे, जिसमें 86.6% केसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गए और 1500 के करीब टोटल इस वक्त एक्टिव केसेस बलूचिस्तान में मौजूद हैं। सर मुझे ये बता सकते हैं जो डेथ 136 डेथ्स टोटल रिपोर्ट हैं सर? 136 जो है रिपोर्टेड डेथ्स है। ये वो डेथ्स हैं जो कोविड जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद उनके अमवात वाकई हुए। सर एक तनकीद हो रही है, वो ये तनकीद है कि ये जो 136 की फिगर आप लोगों की तरफ से दी जाती है सिर्फ उन 4 हॉस्पिटल्स की है जो कि क्वेटा में है। जो 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्वेटा के जो वहां से रिपोर्ट होती हैं वो फिगर नहीं है इसमें। आप क्लियर करेंगे इस बात को? नहीं, इसमें सारे हैं। देखिए पूरे बलूचिस्तान में जहां जहां कोविड के हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है। पॉजिटिव के बाद जब उन्हीं में से किसी का मौत वाकई हो जाता है तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं। 136 में से कितने ऐसे हैं सर जो इन 4 हॉस्पिटल्स के नहीं हैं? सर इन 136 में से कितने ऐसे हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, क्वेटा के नहीं हैं? इसमें से जो ओवरऑल जो है 86% वो क्वेटा के हैं और बाकी दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के जो है और क्वेटा मिला के एक और कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं प्रोबेबल डेथ्स केसेस। अच्छा, वो जो है इसके अलावा है 97 जो है वो डेथ केसेस है। और इसके अलावा दूसरा हमने एक अमल का आगाज किया जब रमजान शरीफ में और ईद के बाद जब एक सर्ज आई तो अमवात बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हुआ और सबके सैंपल हमने कलेक्ट भी नहीं किए थे। अवाइल में कैपेसिटी भी थोड़ी कम थी टेस्टिंग की, लोग भी इस तरफ सैंपल देने नहीं आते थे। तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि बलूचिस्तान में कहीं भी कोई शख्स तब्बई या गैर तब्बई किसी भी हवाले से किसी का अगर मौत वाकई होता है उसको हम रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो उस सिलसिले में ओवरऑल बलूचिस्तान में जनवरी से जुलाई तक जो भी अमवात वाकई हुए वो मैं मीडिया में वो डिटेल शेयर करता रहा हूं। अच्छा, तो उस तनासुब से हमारे जो जून में 300 गुना जो एवरेज है अमवात में इजाफा हुआ था। जुलाई में 100% इजाफा हुआ जुलाई में, जुलाई में कमी आई क्योंकि 24 जून से कोविड के केसेस जो है बलूचिस्तान में डिक्लाइन पे आना शुरू हुए। एक बात और सर, और इस वक्त जो है सॉरी बस एक बात और बता दें क्योंकि सर ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया हॉस्पिटल्स में कि वहां पर डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर और एक्टेमरा ये दवाइयां, ये इंजेक्शंस, इनकी कमी है। ये मामला अब सुलझ गया सर? सर सारे मामला सुलझे हुए हैं। एक तो पहली बात यह है कि इस वक्त 2148 आइसोलेशन फैसिलिटीज जो हमने एस्टैब्लिश की। नहीं, मुझे सिर्फ मेडिसिन का बताएं सर आप। डू यू हैव इनफ ऑफ दैट? मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, मेडिसिन अवेलेबल है, ये आपने क्लियर कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। पेशेंट जो है सिर्फ जो है 17 है इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में। पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 17 पेशेंट्स हैं, आप बता रहे थे। लाकेश शेवानी साहब बहुत शुक्रिया। और आपने कहा तमाम मामला सुलझे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। कोरोना की जब हम बात करें तो कोरोना ने जो तबाही मचाई, ऐसे में हमने पहले भी खबरें शेयर की थी कि जो जेलें हैं वो भी इस वायरस की जद में आई हैं और इसलिए फ़ौरन से फैसला किया गया था कि मुलाकातें नहीं होंगी, मुलाकाती जेलों में नहीं आएंगी। बट फिर भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और उसके तनाजुर में फिर रैंडम टेस्टिंग भी हुई। जब हम जेलों की बात करते हैं तो इस वक्त अगर हम सिर्फ कराची की बात कर लें कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, सिंध की बात कर लें, सिंध की जेलों की बात कर लें कि यहाँ पर कितना काम किया गया, तो महकमा जेल खानाजात के मुताबिक सिंध भर में सबसे पहले जो स्टेप लिया गया वो कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी का था, जैसा कि आपने बता दिया था। जैसे कि ये भी कहा जाना कि फिर ये स्टेप इसलिए लिया गया कि वायरस दाखिल होने पर वायरस दाखिल हुआ, वायरस वहाँ पर पहुँचा। स्क्रीनिंग और फिर मास टेस्टिंग, इसका तरीका अपनाया गया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स कितने बर वक्त लिए गए, इसके नताइज क्या रहे, इसके असरात क्या रहे। और अब जब हम बैठकर ये देख रहे हैं आदाद-ओ-शुमार के पाकिस्तान भर में कोरोना के जो आदाद-ओ-शुमार हैं, कोरोना का जो फैलाव है बड़ी तेज़ी से नीचे भी आया है, तो फिर अब जेलों के बारे में बात करना भी ज़रूरी था। तो हम अब इसी बारे में बात करेंगे। MD प्राइवेट लेबॉर्ट्री एहसन आवान साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ये फरमाइएगा, जेलों में कोरोना फैल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, कुछ ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई थी, फिर उसके बाद में ये अगर ये जेल तक पहुंच भी गया है, सिंध की हम बात कर रहे हैं, सिंध की जेलों की, तो अगर वहाँ पर पेशेंट्स रिपोर्ट होना भी शुरू हो गए तो फिर इसको ख़त्म किया जाए, इसका तदारुक किया जाए। आप लोगों ने बिल्कुल बर वक्त क्या क्या स्टेप्स लिए, थोड़ा सा हमें हमारे देखने वालों को इस बारे में बताइए।
बेसिकली जी मेरा ताल्लुक नवाल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड से है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसके साथ लीगल एड सोसाइटी जो जेल खाना जात में फ्री एडवाइस और जुवेनाइल विमेन और तमाम लोगों को फ्री लीगल सपोर्ट देती है, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की। और ये वो वनरेबल या नज़रअंदाज तबका है जिसको हमने महसूस किया कि इनमें भी कोविड-19 की टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले तो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन्होंने जो है पीसीआर टेस्टिंग करवाई हर जेल के अंदर जो एक्टिव केसेस थे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे किस्म का टेस्ट होता है जिसको हम सेरोलॉजी टेस्टिंग या एंटीबॉडी टेस्टिंग कहते हैं। उस हवाले से हमने पार्टनरशिप करने के बाद ये एहसास करना जरूरी था कि सेरो प्रेवलेंस या कितनी ऑलरेडी फैल चुकी है। इस प्रेवलेंस के लिए लीगल एड सोसाइटी ने इनिशिएट किया, आईजी सिंध काजी नज़ीर अहमद साहब उन्होंने इसको सपोर्ट किया, और रफ़ीक खनानी साहब जो प्रेसिडेंट सोसाइटी के हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के एडवांस लैब के, उनके साथ हमने टेस्टिंग की। सबसे पहले तो मैं कहता चलूं कि जो सेंट्रल जेल कराची और साथ में मलीर जेल है, यहाँ पे अप्रैल में जून में जितनी भी अरेस्ट हुए वो सोसाइटी से लेकर आए कोविड-19। ऑलरेडी जो है जो उनके पास ऑलरेडी इनमेट्स थे उसमें प्रेवलेंस बहुत ही कम हुई। और जो जैसे आपने कहा कि बहुत तेजी से फैल रहा था, ऐसी बात नहीं थी। जिसके अंदर जो सिंध के इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो हमने 24 जेलों को कवर किया है, जिसमें हैदराबाद में 11 जेल हैं, जिसमें नारा, बद्दीन, मीरपुर खास, सांगड़, और सखर के अंदर तकरीबन 11 जेल हैं, जिसमें दादू, लाड़काना, खैरपुर, सखर, और इसके अलावा जो है कराची के 4 जेल हैं। इसके अंदर खवातीन के जेल और जुवेनाइल जेल्स भी हमने कवर की। इसके अंदर तकरीबन 17,600 इनमेट्स हैं। 17,600 में से तकरीबन 10,000 कराची की जेलों में है, जो कि ओवर क्राउडिंग है। ओवर क्राउडिंग की वजह से हमें यह एहसास हुआ कि वहां पे ज्यादा फैला हुआ होगा। लेकिन हमने देखा कि एसओपीज जो है, जो जेल खाना जात ने उस वक्त इकदाम लिए, वो बहुत अच्छे इकदाम लिए थे, जिसमें उन्होंने ये किया कि जितने भी इनमेट्स नए आए उनको उन्होंने डिफरेंट बैरक्स में या आइसोलेटेड बैरक्स के अंदर जो है रखा गया, और 14 दिन गुजरने के बाद जिनमें सिम्टम्स नहीं थे और उनकी स्क्रीनिंग कराई गई, और फिर उनको दूसरे बैरक्स के अंदर डाला गया। तो मैं कहता चलूं कि एसओपीज को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी एसओपीज उन्होंने बनाई, लेकिन हमने नवाल लेबोरेटरी और प्लस लीगल एड सोसाइटी ने मिलके इंटरनेशनल कंसल्टेंट तारिक कादिर साहब को लिया, जो फ्रांस में होते हैं, और उन्होंने नई एसओपीज बना के दी हैं जेल खाना जात में, जिसमें सिर्फ जेलों के लिए क्या वो हो सकती हैं एसओपीज, नहीं हो सकती, उससे काफी रोकथाम हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी बाकी हैदराबाद और अपना सखर के जेल है, इसमें तकरीबन नील की सूरत है, यानी कोई ज्यादा पॉजिटिव्स नहीं आए। दूसरा हमारा जो मरहला था वो था पुलिस ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ को चेक करना, क्योंकि वो फ्रंट लाइन है, हमने उनका भी ख्याल करना है, और चूंकि वो फैमिली से मिलते हैं, सोसाइटी से वापस आते हैं, तो ये खदशा था कि इसमें जो है क्या वो जेलों में तो नहीं दे सकते कोविड-19। अब हमारे पास डेटा बहुत पता लग गया है, जिसमें हमें ये एक एहसास हो गया है कि फरवरी 26, 2020 को पहला पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव जो थे, एक स्टूडेंट ईरान से आए थे पाकिस्तानी, वो रिपोर्ट हुए थे कि पाकिस्तान में आ चुका है। फरवरी 26, 2020 के बाद आज हम जो है तकरीबन अगस्त में खड़े हैं, तो बहुत डेटा हमारे सामने ये आ गया है कि ये बीमारी जो है 80% सिम्टम्स कॉज नहीं करती। क्या मतलब कि आपको होके गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो 15% जो लोग रह जाते हैं वो बेसिकली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उनके इतनी ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते उनको, या जो है पेनाडोल या उससे जो है कवर हो जाता है। तो ये मैं चाहूंगा बताना व्यूअर्स को कि सेरोलॉजी टेस्टिंग या एंटीबॉडी टेस्टिंग बहुत निहायत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि हो के गुजर भी चुका है तो आप में कुछ इम्यूनिटी आ गई है, और जो हम वैक्सीन का जो इंतजार कर रहे हैं वो शायद हमें वैक्सीन की उन लोगों को जरूरत ना पड़े जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी। अब जरा ये बताइएगा, यहाँ जब शहर भर में लॉकडाउन हुआ, लोगों को अपने घरों तक महदूद रहना पड़ा, काम के लिए बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो फिर बड़ी एहतियात के साथ शॉपिंग करने बाहर नहीं जाएंगे, घर का कोई एक फर्द जाएगा और वो जाकर अपनी ग्रॉसरीज करके आएगा। ये सब कुछ शहरों में हुआ, शहरी इलाकों में हुआ।
वहाँ जेल के अंदर क्या सिचुएशन रही? अमले के बारे में बताइए, कैदियों के बारे में बताइए। बाकायदा खौफ रहा है कोरोना का आबादियों में, तो फिर वहाँ पर क्या सिचुएशन रही? थोड़ा सा क्विकली बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं कि जेल की एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक लॉकडाउन की सूरत में होती है, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली वहां पे तो पहले ही चांसेस कम है इनमेट्स में। सिर्फ जो 3 आपने पहले ही बता दिया था कि मुलाकातों की वजह से, और साथ में जो पुलिस स्टाफ बाहर से आ रहा है उसके वजह से, या मेडिकल स्टाफ उसकी वजह से फैल सकता है। उसलिए उन्होंने इसके इकदाम किए हुए हैं, जिसमें कोशिश यही करते हैं कि स्क्रीनिंग करा लिया जाए मेडिकल स्टाफ की एवरी 15 डेज, और अगर कोई सस्पेक्टेड केस है मेडिकल स्टाफ में उसकी PCR टेस्टिंग कराई जाती है। तो कोशिश ये की गई है कि इसको कम से कम रखा जाए। सिर्फ मैंने कहा जो कराची सेंट्रल जेल और मलीर जेल, इसके अंदर चूंकि अरेस्ट अप्रैल में रोजाना के बेस और वो बाहर से इस वायरस को लेकर आए थे। ठीक, बेहद शुक्रिया सर। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। स्पेशली इस लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया? फॉर एग्जांपल, कहां पर कोरोना पेशेंट्स हैं, किस हॉस्पिटल में गुंजाइश है, कहां पर वेंटिलेटर अवेलेबल है, ये सारा कुछ हुआ और ऐप्स की मदद से हुआ। और हर ऐप से मुताल्लिक हमने आपके सामने मालूमात रखी, जिसमें एक ऐप पाक निगहबान भी थी। क्या ज़बरदस्त काम हुआ। और अब क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, अब हम कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, तो अब आगे चलकर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, स्पेशली इन हेल्थ फैसिलिटी। विल टॉक अबाउट इट। जॉइनिंग अस टुडे चेयरमैन NITB शबाहत अली शाह साहब, वेलकम कहेंगे आपको सर शो में। सर, पहले आप अहाता कीजिएगा इस लॉकडाउन के दौरान और इस हेल्थ इमरजेंसी के दौरान हमने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा किस तरीके से उठाया। कुछ पॉइंटर्स मैंने शेयर किए, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप शेयर करें, नाज़रीन को बताएं कि हमने टेक्नोलॉजी से कैसे फैसिलिटेट किया शहरियों को। इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ये जी बिल्कुल, ये तासुर तो ज़रूर था, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान नेशनल IT बोर्ड, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है, जिसने कोविड-19 के दौरानिए में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का इजरा किया है, नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं। और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और ये मैं आपको जो है वो बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं, ये बहुत सी गवर्नमेंट्स जो कि कोविड-19 की फ़ाइट लड़ रही हैं पूरी दुनिया में, उन गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारी अचीवमेंट है, इफ़ेक्टिव अचीवमेंट है। और हमारी टेक्नोलॉजीज़ को दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। अगर आप नंबर्स देखें तो जो कोविड-19 के अब नंबर्स हैं, पेंडेमिक का ग्रोथ रेट के हिसाब से, डेथ रेट के हिसाब से, हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, इस टेक्नोलॉजीज़ का बहुत बड़ा रोल है इन नंबर्स को कंट्रोल करने में, इस कर्व को फ्लैटन करने में। पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें बहुत सी डिफरेंट ममालिक से हमें फ़ोन कॉल्स भी आई हैं, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजीज़ को ट्रैक करती हैं। वो देखती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर रही है कोविड-19 के पेंडेमिक को फाइट करने में। और बहुत सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी और कुछ फार ईस्टर्न कंट्रीज़ ने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारक भी दी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कि आपने जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट किया और उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया है पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, ये इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो मैं बहुत ही मुझे बहुत पिछले 4 महीने में आई फील वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एट द फेडरल लेवल, एट द गवर्नमेंट लेवल, कि हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ गवर्नमेंट लेवल पे इतनी डेवलप की हैं, इस लेवल पे डेवलप की हैं कि हम इस डिज़ीज़ का जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली हमने इसको बैटल आउट किया। अब ज़रा ये बताइए कि ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में इससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए जी, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो हमने डेवलप किया है पिछले कोई 3 महीने में रफली,
इनफैक्ट उसका फर्स्ट वर्जन तो पहले 6 हफ्ते में ही हम ले आए थे, लेकिन उसको मैच्योर करते करते और तकरीबन 6 हफ्ते और लगे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी हॉस्पिटल्स थे हमारे, सिग्निफिकेंट हॉस्पिटल्स आप कह लें, तकरीबन 4000 के करीब सिग्निफिकेंट हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनका डेटा हमने रिसोर्स मतलब उनका उसका डेटा कह लें, आप कोविड रिलेटेड डेटा कह लें, या उनका हॉस्पिटल के एसेट्स का डेटा कह लें, वेंट्स जिसमें शामिल हैं, जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, जिसके अंदर कोविड के बेड्स शामिल हैं, उनका सारा डेटा हमने पुल करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी में हमने डंप किया डेटा, उसकी डेटाबेस क्रिएट की, और उसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप किए ताकि वहाँ से हमें डिसीजन मेकिंग करने में सहूलत हो। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने बनाया ही है, लेकिन इसकी विजन जो है वो बड़ी फार रीचिंग है कि खुदा न खास्ता अगले कुछ सालों में अगर किसी किस्म की और वबा आती है या किस किस्म की कोई और डिज़ास्टर आता है और हमें ये मालूम करना है कि हमारे हॉस्पिटल्स में किस किस्म के एसेट्स और इक्विपमेंट मौजूद है, तो वो हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद होगा। पहले तो नहीं था, लेकिन अब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ का जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स का जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने हमें सारा डेटा दिया, जिसके बाद हमने ये रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसकी बेस पे हम सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आपके शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये पहली दफ़ा बना है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर, और इसकी यूटिलाइजेशन जो है सिर्फ कोविड-19 में नहीं होगी बल्कि और डिजास्टर्स में भी इंशाल्लाह होगी। या वैसे तो आप इसका जवाब दे चुके, लेकिन फिर पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि आपने कहा इन ऐप्स को हम आगे चलकर इस्तेमाल कर लेंगे, कर सकते हैं, सिस्टम बन गया है, लेकिन प्लीज़ अगर दोबारा से आप मुझे स्पेशली स्पार्क निगहबान ऐप से मुतालिक बता दें कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो भी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो वेंटिलेटर से मुतालिक हम जान पाएंगे कहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं, ये बिल्कुल चलती रहेगी एप्लीकेशन? जी बिल्कुल। पाक निगहबान ऐप हमने रिकॉर्ड टाइम में तैयार की थी, और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि अगर कोविड-19 की डिज़ीज़ से कुछ ऐसे लोग इफ़ेक्टेड हैं जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, जो कि ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पे उनको कोई एक्सेस नहीं है नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल की, और ये उनको मालूम नहीं है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल जो मौजूद भी है क्या वहाँ पे कोई कोविड का वेंट या कोविड का बेड अवेलेबल है कि नहीं। उनके लिए हमने ये मोबाइल ऐप बनाई ताकि जैसे ही किसी को कोई दुश्वारी होती है डिजीज़ की वजह से, वो फ़ौरन ऐप पे देखे कि नियरेस्ट बेड और नियरेस्ट वेंट कहाँ पे अवेलेबल है, किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हो सकता है कि एक हॉस्पिटल आपके नज़दीक हो लेकिन वो हॉस्पिटल ऑलरेडी ओवरवेलम्ड हो, उसके बेड्स जो हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी ना हो, बेड की ना हो, लेकिन फिर आपको ऐप बता देगी कि नियरेस्ट वो कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको बेड या वेंट मिल सकता है, और ऐप आपको ऑटोमेटिकली नेविगेट करके भी ले जाती है उस हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, पाक निगहबान ऐप बनाई गई सिर्फ कोविड के रिस्पॉन्स के लिए। हमने ये इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को दी, जिसमें ईदी है, जिसमें छिपा है, जिसमें मुहाफिज है जो कि एक प्राइवेट रिस्पॉन्डर है, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर है, गिलगित से लेके कराची तक पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं हमने ये ऐप उन तक पहुँचाई है। ये ऐप जो है वो आम सिटीज़न को भी अवेलेबल है कि कोई डाउनलोड करके देखना चाहे कि नियरेस्ट वेंट या नियरेस्ट बेड कहाँ पे अवेलेबल है कोविड का। तो इस सिलसिले में ये ऐप तो हमने बना ली, लेकिन इसी ऐप का जो इफ़ादियत है वो सिर्फ हमने कोविड-19 के पे लिमिट नहीं की। अगर फ्यूचर में हमें किसी किस्म की ऑन द फ्लाई इन रियल टाइम मोबाइल फ़ोन पे किसी भी हॉस्पिटल के एसेट की अपने सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन देनी हो रियल टाइम में और वहाँ तक पहुँचाना भी हो, तो ये सेम ऐप जो है ये हम चेंज करके उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो बड़ी हमने कोशिश की है कि जितने भी सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं, चाहे वो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो हमारा स्मार्ट लॉकडाउन है, चाहे वो पाक निगहबान ऐप है, हमने कोशिश की है कि इसकी यूटिलाइजेशन जो है ना फ्यूचरिस्टिकली हो सके। तो पाक निगहबान ऐप एब्सोल्युटली द आंसर इज यस, वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर ऑल द अदर disasters or the information that we need to dish out to our citizens.
कोरोना ने हमें सर बहुत कुछ सिखाया है, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है और अब इसको फ्यूचर में कैसे हमने अप्लाई करना है, इस पर आप हमें बात कर रहे थे। हमसे बढ़ते हैं किरण आगे और फ्यूचर ही की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट से जुड़ा है। ये जो निसाब है ना, ये बच्चों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। पूरी जनरेशन्स, अगर हम ये कहें कि इसकी बुनियाद पर बन जाती हैं, ये ऐसा एक मामला है तो गलत नहीं होगा। अच्छा, अब जबकि ये बहस है सारी दुनिया में कि जिस बच्चे की जो उसकी एज है और जो उसका टैलेंट है, उसके हिसाब से उसकी वोकैबुलरी, उसके टैलेंट्स और दीगर उलूम के ऊपर काम किया जाए। तो हमारे यहाँ एक मामला ऐसा है कि यूनिफॉर्म निसाब, यानी सब जगह एक किताब पढ़ाई जाए, एक सी कुतुब पढ़ाई जाए, एक से उलूम पढ़ाए जाए और फिर इम्तिहान भी उसी हिसाब से हों। हमारे यहाँ कुछ इसकी ख्वाहिश रखी जा रही है, सरकारी स्कूल्स हों या फिर प्राइवेट स्कूल्स। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि इनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये बहस भी है कि जैसा निसाब मदरसे से लेकर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में किस तरह से इसको नाफिज किया जा सकेगा, एक सी किताब सारे के सारे जगहों पर कैसे पढ़ाई जा सकेगी। निसाब बच्चों की शख्सियत और तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बच्चों को क्या क्या कुछ सिखाया जा सकता है, और फिर ये जो एक सा निसाब एक सी किताब की बात है, हम कोशिश करेंगे आज इसी के ऊपर बात करें। मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर कासिम अली शाह साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। दुनिया भर की बहसें एक तरफ और हमारे मसाइल, हमारे हक़ाइक़, वो सब एक तरफ। अब निसाब ही का मामला देख लीजिए सर, आप क्या राय रखते हैं इस पर? होना क्या चाहिए, करने क्या जा रहे हैं, और जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो बेहतरीन है, वही सोल्यूशन है? अच्छा देखिए, ये पुरानी कोटेशंस कि अगर आपने अपना ख्याल करना है 50 साल का, आने वाले 50 सालों का असला तैयार कर लीजिए। अगर आपने 100 सालों का ख्याल करना है, अपनी सनत की तरफ ध्यान दे दीजिए। लेकिन अगर आपने 1000 साल की फ़िक्र करनी है, 1000 साल की, तो आपको फिर तालीम पे गौर व खोज करना होगा और तालीम पे काम करना होगा। आप जैसी कौम चाहते हैं वैसा निसाब बना लीजिए। जैसा निसाब होगा वैसी कौम आपके सामने आ जाएगी। आप इस कौम को पिछले कई सालों से तकसीम होता देखेंगे, पोलराइज देखेंगे, और ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो चुकी है। ये तबकाती तकसीम भी है, ये सोशल कई हवालों से तकसीम हो चुकी है, ये मजहबी हवालों से तकसीम हो चुकी है, इलाकाई तकसीम अलग है, ज़ुबान की तकसीम अलग है। ये इतना डिवाइड हो चुकी है। इसको इकट्ठा करने के लिए झंडा एक काफ़ी है, पाकिस्तान का नाम एक काफ़ी है, कलमा काफ़ी है, पाकिस्तानियत काफ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ निसाब भी एक होना चाहिए। अब ये निसाब जो एक होना चाहिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि निसाब कितनी ताकतवर चीज़ है और निसाब से क्या कुछ हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ इस लाइव एक चैनल पे कि 1938 में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि अल्लामा इकबाल ने MA अंग्रेज़ी किया था, तो आप कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 19 करोड़ है, आप कहेंगे कैसी बात करें। अगर मैं आपको पाकिस्तान के सूबों की तादाद गलत बताऊं तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं। अगर आयात गलत मैं कोट करूं तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं। अगर हदीस का मफहूम गलत कोट करूं तो आप कहेंगे गलत बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने कोट की हैं, आपके निसाब में ये गलतियाँ कितने अरसे से छप रही थी और छपा के गलत चीज़ों को हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। गुड लक ये हुई कि पिछले 6-7 माह में हमारा जो सिस्टम है, पंजाब में मैं इस वक्त बैठा हूँ, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 500 किताबों को छांटा और छांटने के बाद 100 किताबों को बैन कर दिया। जिनमें फैक्ट्स की गलतियां थी, जिनमें कंटेंट की गलतियां थी, जिनमें पाकिस्तानियत नहीं थी, जिनमें इस्लाम के हवाले से मुबहम ख्यालात का इजहार था। किस लिए किया कि अगर हम पाकिस्तानियत पे मुत्तफिक नहीं है, कलमे पे मुत्तफिक नहीं है, दीन पे मुत्तफिक नहीं है, तो फिर एक कौम बने बगैर दुनिया का मुकाबला आप नहीं कर सकते। याद रखिए, हजूम को कौम बनाने के लिए एक निसाब जरूरी है। और जब भी एक निसाब की बात होती है, बड़े खदशात की बात होती है, मैं कहता हूँ जी आप एक किताब, एक निसाब सब जगह पढ़ा दें। ज्यादा फीस लेने वाले अपने माहौल, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सिस्टम की वजह से ज्यादा चार्ज करें, लेकिन किताब वही पढ़ाएं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जा रही है, वही प्राइवेट स्कूल पढ़ाए। सही सर, लेकिन हम तो ये देखते आए सर, जिस तरह एक निसाब की जो बहस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं तो एक दहाई से सुनता आ रहा हूँ, एक निसाब होना चाहिए, इस पर काम हो, इस पर बात हो।
एट द सेम टाइम सर, अभी बहुत पुरानी बात भी नहीं है, कुछ माह पहले की बात है, सिंध की बात हमने की थी और हमें डिस्कस करना पड़ा सर कि हम अभी तक बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं। हम बच्चों को फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को यानी जो अपग्रेडेड करिकुलम है वो तो दिखा ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। तो सर ये बात हमें करनी पड़ी, ये मामला कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद सुलझा। यानी जो तालीम के कलमदान संभाले बैठे हैं वो नहीं सोचते सर। प्रूफ रीड किए बगैर छाप भी दिया और वो चले जा रहा है सर। आप देखिए, ये हमें मानना पड़ेगा, जो कुछ हमें सिखाना है वो सिखाने का एक कंफर्म सोर्स निसाब है। गैर निसाबी किताबें को पढ़े ना पढ़े, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में हिस्सा ले ना ले, कोई डिबेट में हिस्सा ले ना ले, कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा ले ना ले, सबको कहीं ना कहीं निसाब से गुजर के डिग्री और उसके बाद पढ़ा लिखा होने का टाइटल लेना होता है। अगर सबको निसाब पढ़ना ही है तो निसाब इतना ताकतवर जरूर होना चाहिए वो आपकी पाकिस्तानियत को जगाए। निसाब इतना ताकतवर जरूर होना चाहिए वो आपके मुसलमान होने को फख्र बनाए। आपका निसाब इतना ताकतवर जरूर होना चाहिए कि उसमें स्किल्स लोगों की इंप्रूव हो, लोगों की सेल्फ अवेयरनेस बढ़े, एक्टिव सिटीजन पैदा हो और साथ में शहरी पैदा हो। सॉरी बात आपकी कट रही है के जरिए मुमकिन है सर, सॉरी आपकी बात कट रही है। साथ में निसाब को ऐसा भी होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि जो जबानें हमारे यहाँ बोली जा रही हैं, जो हमारी सकाफत है, हम उसको उसके ऊपर जो है ना, हम उसका मजाक नहीं उड़ाएं, हम उसको प्यार करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि अब हम इतने अच्छे इतने वाइटल स्टेप्स लेने जा रहे हैं तो निसाब के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि एक बच्चा साल में कम से कम 3 ऐसी किताबें पढ़ेगा जिनसे निसाब का कोई ताल्लुक नहीं। एक स्टूडेंट को ये तो करना चाहिए। सर आपको लगता है कि इन ऑप्शंस के ऊपर भी काम हो? ये देखें, दोनों ऑप्शंस बड़ी अच्छी हैं। मेरा ख्याल है जो वैरायटी है, जुबान की वैरायटी है, और हमारे पास वैरायटी है कल्चर की, हमारे पास वैरायटी है खानों की, हमारे पास जुबानों की, बेशुमार तरह की अल्लाह ने पाकिस्तान की साहिली पट्टी से लेके पहाड़ी इलाकों तक, नॉर्थर्न एरियाज तक ये वैरायटी अल्लाह ने हमें दी है। हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन मुल्क हैं जिसमें इतनी वैरायटी कल्चर की पाई जाती है। ये जो वैरायटी है ये हुस्न है, ये ब्यूटी है, ये नफरत के लायक नहीं है। हमें ये सिखाना पड़ेगा। कोई हमसे मुख्तलिफ है जुबान की वजह से, रंग की वजह से, चेहरे की लहजे की वजह से, रहने सहने के अंदाज की वजह से, तो नफरत नहीं है, ये तो मोहब्बत वाली बात है कि वो कितना मुख्तलिफ है और वो भी हमारे इस पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आप इस जुबान या इस सारी कल्चरल चीजों की वजह से डिवाइड ना कीजिए, इनको इकट्ठा कर दीजिए। सच्चल सरमस्त हमारे भी हैं, बाबा बुल्ले शाह सिंध का भी है, आपके जितने पख्तून सारे शायर हैं वो सारे पाकिस्तान के शायर हैं। जब आप सबको कौमी असासा मानेंगे तो ये कौम बन जाएंगे, लेकिन जब आप इन्हें इलाकाई तक रखेंगे, जुबान की कैद तक रखेंगे, क्या सच्चल सरमस्त का मैसेज पूरी दुनिया के लिए अमन का मैसेज नहीं? बिल्कुल। क्या बुल्ले शाह का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया के लिए नहीं है? क्या जो हमारे शाह हुसैन है उनकी कई जुबानों में तर्जुमा हुआ उनके कलाम का, उनका कलाम क्या इंटरनेशनल नहीं है? क्या हमारा मियां मोहम्मद बख्श शेक्सपियर से कम है? और सर ये भी बताइएगा, अब तो एक्टिविटी बेस्ड बनाया है एजुकेशन का जो नया मॉडल है, और उसके अच्छे कुछ नताइज भी हैं। बच्चे ज़्यादा सीख लेते हैं हंस खेल के, बोल के, कोई डांट डपट नहीं इसके अंदर, इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो सर ये कितना मुश्किल हो जाएगा उन छोटे छोटे बच्चों के लिए? सर एक बच्चा जिसको टेबल लैंप में असर है और दूसरा बच्चा जिसके लिए स्ट्रीट लाइट बेहतरीन है, वो उसको देखकर अमेज हो जाता है। सर इन दोनों बच्चों को एक तरह से या एक किताब से कैसे पढ़ाया जा सकता है? ये तो मुझे लग रहा है मैं वापस वहीं आके खड़ी हो गई हूँ, लेकिन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजारिश ये है कि आप, मैं, हम तीनों जो इस वक्त कैमरा पे नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हम सब के वो सब्जेक्ट आज भी अच्छे हैं जिनके टीचर हमें अच्छे मिले। बिल्कुल। उसमें ना किताब मुश्किल थी, ना एक्टिविटीज मुश्किल थी, हमें टीचर अच्छा मिला और उस अच्छे टीचर की वजह से मुश्किल मजमून अच्छा आसान हो गया। मेरा मैथ सारी जिंदगी अच्छा नहीं था, मैथ में हमेशा प्रमोशनल में प्रमोट होता था बड़ी मुश्किल से, लेकिन एक अच्छा टीचर मिला, मेरा मैथ अच्छा हो गया और वो मैथ का सब्जेक्ट मैंने 10 साल पढ़ाया उसके बाद, क्योंकि मेरा अच्छा हो गया। तो हम निसाब एक बनाएं, क्वालिटी के टीचर दें, पढ़ाने वाले टीचर्स दें, मेहनत करने वाले टीचर्स दें। हम सिर्फ जो खाना पूरी है, और जो आप सिंध में तो वैसे बहुत ज्यादा हाजिरी लगा के और वो चलाई जा रहे हैं सिस्टम, टीचर प्रेजेंट नहीं होते। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा मसला है, एक प्रॉब्लम और है, क्वालिटी एजुकेशन है वो टीचर दे सकता है। सर जी, कराची में एक मसला और भी है, मैंने बड़ा करीब से देखा है। वो बच्चा जो है ना, वो रही सही चीजें भी भूल जाता है, लेकिन पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर आके कहती है आपका बच्चा सबसे ब्रिलियंट है, सबसे ज्यादा बातें करता है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। सर हमारे साथ तो ऐसे भी होता है, यहाँ ऐसा भी है।
आप देखिए एक और ट्रेंड मैंने एक स्कूल में देखा, वहाँ सब बच्चों को पहला इनाम दिया जाता है, फर्स्ट इनाम। तो मैंने उनसे पूछा उनकी इंतजामिया से कि आप सबको पहला इनाम क्यों देते हैं? वो कहते हैं वालिदैन चाहते ही हैं सारे टॉप कर जाएं, वो चाहते ही नहीं है कोई दूसरे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए। ऑप्शन ही नहीं है। फीस ली है, हमने इनको राजी रखना है। आप ये देख लीजिए, केक बेचने वाला अपने क्लाइंट को राजी करता है केक अच्छा होना चाहिए। खाना बेचने वाला बाद में कहता है जी आप कोलाची से खाएं, तो वो कहते हैं जी आप अच्छा लगा खाना आपको लगता नहीं कि ये भी एक हमारी सर्विस बन गई है कि हमने वालिदैन को राजी करना है, जैसे कोलाची पे करना है, जैसे किसी बेकरी पे करना है, और हम राजी करके भेज देते हैं, वालिदैन भी राजी हो जाते हैं, देखते नहीं बच्चे ने सीखा क्या है। ये एक मसला है सर। एक बात और, हमारे निसाब में कमियां भी हैं, मैं चाहता हूँ उन पर भी उनकी निशानदेही भी करें। फॉर एग्जांपल सर, सिविक सेंस मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। जब हम आज मसाइल की बात करते हैं, बहुत से इश्यूज हमारे सामने आते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें काम करना चाहिए इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ, लेकिन सर वो निसाब ने हमें सिखाना है, बट ये चीज़ें मिसिंग है सर हमारे निसाब में। मैट्रिक के बाद कहीं जाके चूज करेंगे तो मिलेगा पढ़ने को। आपका निसाब ज़हनी तौर पे गुलाम को पैदा करता है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। हम 15, 16, 18 साल बच्चे को पढ़ाते हैं, वो सारी तालीम का निज़ाम एक जॉब माइंडसेट पैदा करता है। अगर आप जॉब माइंडसेट को सर्च करें गूगल पे और यूट्यूब पे, तो आपको पता लगेगा ये ज़हनी तौर पे खास तरह की हालत का नाम है जिसने नौकरी ही लेनी है, उसने नौकरी से ही कामयाब होना है। आज मेरे पास मिसाल लीजिए 100 बंदा काम कर रहा है, लेकिन मेरी एक रिलेटिव मुझे आके कहने लगी कि पुत्र को नौकरी नहीं मिली। तो मैंने कहा जी मेरे पास 100 बंदा काम कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, नौकरी होती है, नौकरी बड़ी जरूरी चीज है। ये देखे ना, ऐसी सोच है जो कि गुलामी हमें मिल गई है माशरे में है कि कोई बिजनेस माइंडसेट का भी हो, बड़ा अच्छा बिजनेस। आपके सारे सिस्टम में जी तालीम के निजाम में सबसे अहम चीज ये है कि आप माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल पैदा कीजिए। मुआशरा वो ऊपर जाता है जहां पर लीडर पैदा होते हैं, और लीडर सियासी लीडर नहीं, वो बिजनेस में भी लीडर हो, वो इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में, नए ट्रेंड लाने में। नए ट्रेंड और सर जिस तरह मालिक जिनके नाम आते हैं तो खास बिजनेस सामने आता है। बिल्कुल, क्योंकि सब जमाना बदल गया। अब जाहिर है फोकस डिजिटल वर्ल्ड की तरफ है, फोकस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ है, फोकस इन स्किल्स की तरफ है, लेकिन हम अभी भी उसी बहस में है, अच्छा पुत्र नो डॉक्टर बनाना है कि इंजीनियर। आप देखें नया जमाना ई कॉमर्स का आ गया। ई कॉमर्स इतना बड़ा दुनिया का इनकलाब है कि आपका अपने बेड पे बैठे लैपटॉप खोले आप बिजनेस कर रहे हैं, और मुमकिन है आप मिलियंस कमा रहे हैं क्योंकि आप ई कॉमर्स पे हैं। आपको किसी आउटलेट की जरूरत नहीं है, आपको किराया देने की जरूरत नहीं है, आपको इंक्रोचमेंट वाले तंग नहीं करेंगे, आपको एलडीए तंग नहीं करेगा, आपको इदारे तंग नहीं करेंगे, लेकिन आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से लैपटॉप पे बैठ के अपना बिजनेस और अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। हमें ई कॉमर्स को निसाब में शामिल करना चाहिए। और बदकिस्मती देखिए, पाकिस्तान में एक भी डिग्री ई कॉमर्स की नहीं है। दुनिया में बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस ई कॉमर्स पे चल रहा है, पाकिस्तान में किसी डिग्री में ई कॉमर्स को नहीं पढ़ाया जा रहा। दूसरी आप एक बड़ी संजीदा चीज देखिए, आप निसाब में साइबर क्राइम को शामिल कीजिए, साइबर एक्ट्स को शामिल कीजिए। ये मोबाइल फोन हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। इस मोबाइल फोन से हमारे बच्चे अब आजाद नहीं है, ये हर वक्त साथ है। इस पे तालीम है, इस पे वेबिनार है, इस पे गूगल मीट है, इस पे जूम है, इस पे सब कुछ है। खुदारा अगर आप आने वाली नस्ल को नए कवानीन से आगाह नहीं करेंगे, उन्हें एथिक्स से आगाह नहीं करेंगे, उन्हें मॉरल से आगाह नहीं करेंगे, तो आप एक पूरे का पूरा एटम बम तो आपके पास है, शायद वो किसी को तबाह करे ना करे। ये 12 करोड़ जो यूथ है, अगर इनकी सिमत नहीं है, ये एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। इनको सिमत देने की जरूरत है। सर सिमत भी दे, जदीद उलूम भी हो, जदीद मालूमात भी हो, जो बच्चे की सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आगे जाके उसका करियर बने, उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करे सर। ये तो एक बात है। दूसरी ये कि ये भी इम्पोर्टेंट है सर कि हम अपने जो हीरोज़ हैं उनको भी शामिल रखें, अपने निसाब में शामिल रखें, क्योंकि इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे कुछ देर पहले तक ना, जितने नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने गिनवाए थे, बच्चे शायद उनको सर्च करके और तलाश करके उन पे पढ़ रहे थे कुछ, अब आर्तुरुल चल रहा है, वही हीरो है, वही पसंदीदा है। तो सर फिर अपने हीरोज़ पर ध्यान रहे। मेरा सवाल ये कि अगर आपको आपकी निसाब की किताब में गांधी की कोटेशन मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? हमें शर्म आएगी। गांधी की कोटेशन मेरे निसाब में क्या कर रही है? जिन्ना की कोटेशन क्यों नहीं है? इकबाल की कोटेशन क्यों नहीं है? टीपू सुल्तान क्यों नहीं है? सर सैयद अहमद खान क्यों नहीं है? वो सारे आपके आज़ादी के बाद के भी हीरो, क्या ईदी को निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या हकीम सईद को निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या आपके ख्याल में जितने हमारे हीरोज
जो बाद में कंट्रीब्यूट करते रहे, हमें उन्हें निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या नवाब और बहावलपुर को निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? अगर आप अपने हीरोज को अपने निसाब में नहीं दिखाएंगे तो फिर याद रखिए वो कौम जो अपने मोहसिनों को भूल जाती है वो दुनिया की नज़र से भी ओझल हो जाती है। आप पहले डिफाइन कर दीजिए हीरो कौन है। क्यों ना सीरत को शामिल किया जाए। पहली से 10वीं तक का बच्चा अगर सीरत को पढ़ ले तो उसे दुनिया के बेहतरीन इंसान की ज़िंदगी का पता लग जाएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मौसर इंसान थे। तो सीरत पढ़ाई जा सकती है। कुरान अगर पढ़ा दे, मैं गारंटी देता हूँ इस चैनल पे कि अगर आप बच्चे को कुरान फहमी दे दीजिए वो फिरके से बाहर निकल आएगा, वो एक अच्छा मुसलमान बन जाएगा, वो मुतदल इंसान होगा, उसमें शिद्दत पसंदी नहीं होगी। एक कौम इकट्ठी हो जाएगी एक कलमे पे, एक कुरान पे, एक रसूल पे, क्या बात है, एक झंडे से ले। बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची के मसलों की बात करते हैं हम। मुसलसल अपने शोज़ में बात करते हैं कि कई इलाके ऐसे जहां पानी नहीं आता, महीनों नहीं आता। लाइट है, जाती है, उसका टाइम तो मुकर्रर होता है, लेकिन वापस कब आती है इसका टाइम मुकर्रर नहीं होता। और जब बारिश आती है तो उसके बाद तो ज़्यादा पानी के साथ ज़्यादा लाइट भी जाती है, नहीं पानी आता लाइट जाती है। और सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, कचरे के ढेर, ये ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात तो बहुत की, लेकिन आप और मैं आज तक ये जान नहीं पाए कि असल मसला है क्या, असल में जिम्मेदार है कौन। क्योंकि एक डालता है जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर, दूसरा कहता है नहीं नहीं तीसरा जिम्मेदार है। कोई कहता है फंड, कोई कहता है इख्तियार, कोई कहता है ये तो हमने इख्तियार दे दिया। अब मसला कराची में यह है कि यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की कहानी अलग है, लेकिन कराची का कप्तान तो एक है, मेयर कराची। उनकी हम बात करें, मेयर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात करते हैं कि इन मसलों से मुताल्लिक मेयर साहब ने क्या किया। नए इंतखाबात की गूंज है, लेकिन 4 साल मेयर कराची ने क्या किया इन मसलों को लेकर। वसीम अख्तर साहब बेहद शुक्रिया, नया दिन को वक्त दिया। सर प्लीज़ बताइएगा कि क्या वजह है कि बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होता। आवाज़ उठाती है हर जमात, लेकिन हल नहीं होता ये मसला। बतौर मेयर इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए आपने क्या किया और अभी आप क्या कर रहे हैं कि ये मसला किसी तरह निमट जाए? सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं, आपका सवाल कि इलेक्ट्रिक पे है, मैं उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। बड़े अरसे से कराची का कोई भी मसला हल नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, पानी का मसला हल नहीं हुआ है। गंदा पानी पी रहे हैं लोग, अवेलेबल नहीं है पानी। ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हुआ है, सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ है, तालीम का मसला हल नहीं हुआ है, हेल्थ का मसला हल नहीं हुआ है। और ये कराची शहर पूरे मुल्क को चलाता है। जितने भी बड़े अस्पताल देख रहे हैं आप, जितने भी सूबों में 65 रुपये कराची के होते हैं उसके अंदर। अगर सिंध में देख रहे हैं तो 95 रुपीज़ कराची के होते हैं। मगर अफसोस के कराची के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो। के इलेक्ट्रिक 15 साल से काम कर रहा है, किसी ने सीरियस लिया है उसको कि कराची में इतनी अमवात हो गई हैं, बिजली आती नहीं है, बिजली नहीं आने की वजह से पानी नहीं मिलता लोगों को। किसी ने सीरियसली, कोई बैठा है, कोई साहिब इक़्तिदार, कोई भी, कि सीरियसली इसको रिजॉल्व किया जाए के इलेक्ट्रिक के इशू को और दीगर इश्यूज़ को। कराची के इश्यूज़ इसलिए बढ़ रहे हैं कि ना जब एग्जीक्यूट होते हैं, ना वो टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, ना कंप्लीशन टाइम पे होती है। S3 देख लें, K4 देख लें, ट्रांसपोर्ट का मामला देख लें, 12 साल में एक बस ऐड नहीं हुई है इस शहर में। तो ये सूबा सिंध फेडरल गवर्नमेंट से भी ऊपर कहीं जा चुका है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कराची के लिए कोई नया फार्मूला बनाएं। कराची 2 पोर्ट का सिटी है, रेवेन्यू देता है, सीरियसली बैठें, रूल्स रेगुलेशन सब फारिग करें, रिलैक्स करें और कोई नया फार्मूले के तहत इस शहर के इश्यूज़ रिजॉल्व करें। इस शहर के इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी इकोनॉमी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा अगर कराची के मसले हल हो गए तो। ये आप बिल्कुल ना कराची का शहरी साउंड कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप तो मेयर है ना, तो ये फरमाइए, मुख्तलिफ इलाके पानी वहाँ पर आता नहीं है, बुनियादी सहूलतें वहाँ नहीं है। 4 साल के दौरान बतौर मेयर आपने शहरियों के लिए ऐसा क्या किया जिससे आप क्लेम कर सकें, आप फख्रिया तौर पर बता सकें कि भाई मैंने कराची के लिए ये किया? देखें, जो कराची की बेसिक नीड्स हैं वो आज भी कराची के लोगों को मैसर नहीं है। पानी का महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवरेज का महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है, कचरे का डिस्पोजल सिंध गवर्नमेंट के पास है, ट्रांसपोर्ट सिंध गवर्नमेंट के पास है, मेगा प्रोजेक्ट्स कराची के सिंध गवर्नमेंट के पास है,
KMC के पास जो SLGA 2013 है उसमें जो फंक्शन है वो भी महदूद कर दिए गए हैं। उन फंक्शंस में से भी बाय नोटिफिकेशन कुछ फंक्शंस वापस सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं। तो जो फंक्शंस मेरे पास हैं अल्लाह का शुक्र है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ और मैंने डिलीवर किया है। जो फंक्शंस मेरे पास हैं उसमें डिटेल में बात की जा सकती है, इस प्रोग्राम में मैं सारी डिटेल्स दे नहीं सकता, मगर सलूशन जो है वो सलूशन ये नहीं है। सलूशन जो इश्यूज़ हैं कराची के वो एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। कराची डिवाइड कर दिया गया है, 6 कैंटोनमेंट्स, 1 DHA, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, 6 डिस्ट्रिक्ट्स। जो कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं वहाँ CM साहब की भी नहीं चलती, DHA में CM साहब की भी नहीं चलती, उनके अपने अलग रूल्स हैं। तो कराची का 12% है मेरे पास, बाकी सिंध गवर्नमेंट के पास है। किस तरह से हल होगा जब तक ये टियर एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएगा, जो ड्यू रिसोर्सेज हैं इसको नहीं मिलेंगे, ये मसले हल नहीं हो सकते। ठीक, मेयर साहब एक और बात, जब आपने मेयर का हल्फ उठाया उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरन ही आपने एक हफ्ता सफाई मुहिम चलाई थी और ज़ाहिर हर चैनल ने उसको कवरेज दी, हमने बाकायदा उस पर शोज़ किए, आप हमारे मेहमान रहे, हम खुद बाहर जाते रहे आप लोगों के आपके साथ आपकी टीम के साथ देखते रहे। वो दोबारा हमें वो एक्टिवनेस वो मुहिम नज़र नहीं आई आपकी तरफ से, क्यों? एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है डिपार्टमेंट्स, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले टाउन्स थे, टाउन्स को डायरेक्टली मेयर देखता था, उस हिसाब से उनको टाउन्स को फंड्स दिए जाते थे और वो डिलीवर करते थे। आज अगर 3000 टन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जनरेट करता है रोज़ का कचरा तो वो 15,000 टन उठा सकता है, 15 सड़कों पे फिरता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो जब तक उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो डिलीवर कर सकेंगे? आप उनके ड्यू शेयर तो दो, आप जब तक ड्यू शेयर नहीं मिलेगा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते। मेयर साहब, कोई शेयर कोई फैसिलिटी नहीं थी और फिर भी MQM की तरफ से हफ्ता सफाई मुहिम चलाई जाती थी। उसमें आपको, डॉक्टर फारूक सत्तार को और दीगर बहुत सारे रहनुमा हैं जो शायद अब उस MQM का हिस्सा नहीं है, शायद किसी और धड़े में, लेकिन उनको झाड़ू उठाकर सफाई करते हुए और दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हुए कि कचरा एक जगह इकट्ठा करें, जलाए नहीं, किस तरह से आगे लेके जाएं, ये सब कुछ सिखाते बताते खुद करते हुए देखा गया। हमने कोशिश की थी आपका कमेंट इसके ऊपर लेते, आपको याद दिलाते हुए। बहरहाल याद हमें भी है, आपको भी होगा, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान तलखियाँ रही हैं, मुसलसल रही हैं, लेकिन काम करने के लिए अच्छी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। और फिर कोई मरहला ऐसा भी आता है कि जब आप सारे इख्तलाफात बलाए ताक रखते हैं। तो ये बताइए कि ये कोशिशें अब दिखाई क्यों नहीं देती? आपके पीपल्स पार्टी के अच्छे ताल्लुकात कम से कम इस सिलसिले में क्यों नहीं हमें दिखाई देते? देखें, हमारी मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है, अपना अपना मैनिफेस्टो है। हमारी जो जान पहचान या कुर्बतें जो हैं वो सियासी हवाले से तो हैं, मगर जहाँ इश्यूज़ आते हैं, कराची के इश्यूज़, शहरी इलाकों के इश्यूज़, दही इलाकों के इश्यूज़, 12 साल से आप देख लें कराची का हाल, हर रोज़ बदतर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट की मिसाल ले लें, सिर्फ मेरा कोई झगड़ा पीपल्स पार्टी से नहीं है या मेरी जमात का झगड़ा पीपल्स पार्टी से नहीं है। अगर इश्यूज़ को सही तरह एड्रेस किया जा रहा हो तो मैं क्यों खामखाई में क्रिटिसाइज़ करूँगा, इख्तलाफ करूँगा? मसले हल हो रहे हैं, मैं तो तारीफ़ करूँगा। जहाँ आज भी पीपल्स पार्टी अच्छा काम करती है वहाँ मैं तारीफ़ करता हूँ, मगर जहाँ मैं समझता हूँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, गलत प्लानिंग हो रही है, कराची डोमेन है मेयर का, इंटरफेरेंस हो रही है, तो जाहिर है मैं तो बात करूँगा। ये इख्तलाफात हैं, बिल्कुल ये रहेंगे। राइट। मेयर साहब, लास्टली ये बताइएगा कि आपने बहुत कोशिश की जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ इन पाकिस्तान, और आपने बहुत कोशिश की कि अब्बासी शहीद अस्पताल में कोविड-19 का सेंटर हो, वहाँ पर भी मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जाए, फिर वो हुआ। अब बताएं कि अब तो कोरोना का जोर टूट गया, बट स्टिल क्या सिटी गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है कि जो और हॉस्पिटल्स आपके अंडर है वहाँ पर भी ऐसे सेंटर्स का क़याम हो? बड़ा अचीवमेंट है KMC का। कोविड-19 के हवाले से हमने इन्फेक्शस डिजीज़ रिसर्च सेंटर शुरू करने जा रहे हैं हम अब्बासी के अंदर, और वहाँ टेस्टिंग भी हो रही है। हमारे वार्ड्स भी बन गए हैं जिसमें आइसोलेशन वार्ड्स हैं और हाई डेंसिटी यूनिट मौजूद है, उसके बाद आइसोलेशन वार्ड भी मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि टीम वर्क की वजह से अब्बासी इस केपेबल
टू हैंडल कोविड-19 नाउ। ये बड़ा एक अचीवमेंट है KMC का, हमें फ़ख्र है इसमें। इस पे पूरी मेहनत की गई, सारे टीम वर्क, सब ने मेहनत की, आज हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है उसका। हमने ये काम जो किया है इसमें हमें सिर्फ NDMA ने इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं, बाकी सब KMC ने खुद किया है अपने रिसोर्सेज से भी, और मुखैर हजरात को मिला के चीज़ें कंप्लीट की हैं। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम और हॉस्पिटल्स में इस किस्म की लैब शुरू कर दें या वो यूनिट्स कायम कर लें। अल्लाह करे इतनी KMC के पास कैपेसिटी हो जाए कि बाकी अस्पतालों में भी हम कोविड के लिए कुछ काम कर सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा NDMA से कि हमें दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए भी कोई आइसोलेशन वार्ड या ICU वार्ड्स यूनिट्स खोलने के लिए हमें अगर हेल्प करेंगे तो KMC इज़ रेडी फॉर दैट। और फैसिलिटेट करेंगे तो आप और काम करेंगे। बेहद शुक्रिया। वसीम अख्तर साथ मौजूद थे। आप जिस तरह हमने आगाज़ में भी कहा, कराची बहुत बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, और जैसा मेयर साहब ने भी कहा, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जब 6 डिस्ट्रिक्ट्स हों, इतना बड़ा शहर है, फिर टाउन्स और मामलात के कौन सा महकमा किसके अंडर, कौन सा काम किसने करना है, कोऑर्डिनेशन के बगैर तो काम हो नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन मसला ये है कि जिन मसाइल से कराची गुजर रहा है वो कोई नए मसाइल नहीं हैं, वो पुराने मसाइल हैं। तो जनाब बुस्तीदा सिस्टम को दूर भगाना होगा, अदरवाइज़ हम ख़तरात में घिरते रहेंगे, मसाइल में घिरते रहेंगे। अब हम एक और बड़े शहर की बात करते हैं जहाँ तरक्की हुई मिसाली, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, धरे हुए हैं। लाहौर में खस्ता हाल इमारतें, ये मामला देख लीजिए। इनको ढाने के लिए इनकी तामीर तो इस क्या ही होती, सब कुछ जहाँ था जैसा था वहीं का वहीं रुका हुआ है। मुख्तलिफ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ कई मकानात हैं और ये इंतहाई खस्ता हाल है। पुरानी मखदूश इमारतें, जैसे ही बरसात आती है मकीनों के लिए खतरात अपने साथ लाती है। और किरण, हमने देखा है माजी में लाहौर की अगर हम बात करें तो बारिशों के दौरान कई हादसात वहाँ पर पेश आ चुके हैं। तो मखदूश इमारतें और इनसे मुतालिक जो काम होना चाहिए वो काम कितना हुआ और कितना काम ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले इन मखदूश इमारतों की एक झलक, यानी अगर मैं बात करूँ कि अंदरून शहर की ये झलक है तो गलत नहीं होगा। अंदरून शहर मखदूश इमारतें गलियों में वो क्या मंजरनामा दिखाती हैं, कितना बड़ा ख़तरा है उस शहर के लिए, शहर में बसने वालों के लिए, ज़रा देखिए। ऐसी बहुत सी मखदूश इमारतें हैं लाहौर में, और एक फ़ैमिली से हमने बात करने की कोशिश की जो इस मखदूश इमारत में मकीन है। हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास वहाँ पर गईं और जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे बात की कि कितना बड़ा ख़तरा है ये इमारत, ये क्योंकि ज़ाहिर मखदूश इमारत है और अब मौसम बरसात यानी ज़ाहिर मानसून का सीज़न, तो ऐसे में कितनी परेशानी है उस फैमिली की, ज़रा सुनवाते हैं आपको। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भाटी गेट के एक मोहल्ले में मौजूद हूँ और अगर भाटी गेट के इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर दर्जनों ऐसे घर हैं, मकान हैं जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हैं। वो सीधा इमारतें मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं जिनमें रहना जो है वो 1 मिनट भी ख़तरे से खाली नहीं है। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर छत को सपोर्ट देने के लिए जगह जगह जो है वो यहाँ पर लकड़ी के ये वाले से इन्होंने लगाए हुए हैं जिसके साथ छत को सपोर्ट दी जा रही है। बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है इस घर का। दीवारें जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हुई हुई हैं। किसी भी लम्हे, क्योंकि आजकल वैसे बरसात का मौसम है और ये ज़मीन बोझ भी, खुदा ना खास्ता अगर इमारत हो तो यहाँ पर जितने रहने वाले मकीन हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान भी होगा। इसी तरह अगर आप ये अंदर वाला कमरा देखें तो यहाँ पर भी टूटी फूटी चीज़ें जो हैं वो बुरी तरह से आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर भी इन्होंने छत को सपोर्ट दी हुई है और फिर भी ये लोग इन्हीं छतों की सपोर्ट के साथ यहाँ पर नीचे रह भी रहे हैं। चारपाइयाँ भी इन्होंने बिछाई हुई हैं और ये देखें जिस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो कोई भी लम्हा जो है वो बग़ैर खौफ के नहीं गुजार रहे होंगे यकीनन। मेरे साथ ये फैमिली भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, ये हालत जो है इसके लिए आपने किसी से रब्ता किया, वॉल सिटी वालों से? वॉल सिटी वालों से रब्ता किया था, उनको एप्लीकेशन भी दी थी। उन्होंने बोला था हमारे पास अभी बजट नहीं है, बजट आएगा तो हम बना देंगे। हम रोज़ बहुत मरतबा गए हैं उधर, वो कह रहे हैं अभी बजट ही नहीं आ रहा। फिर अभी थोड़ा अर्सा हुआ तो फिर गए हैं, वो कह रहे हैं बजट आया था, ये कोरोना की वजह से बजट कहीं और लग गया, अभी हमारे पास बजट नहीं है।
तो नाले ये है कि मतलब कि ये हम लोग ना नहीं बना सकते, अगर आपके हो ना लकड़ी की छतें वो हम बना सकते हैं, वो हमें इजाज़त है। ये लेंटर वाले घर हैं जो पुराने, ये हम नहीं बनाते। उन्होंने जवाब दे दिया था ये अपनी मदद आप ही करें। तो हम लोग फारग बैठे हुए हैं, कारोबार है कोई नहीं। जो थोड़ा बहुत कारोबार था, पैसे थे वो ख़त्म हो गए, घर बैठ के खा गए, तो अब कहाँ से करें? हमारे पास तो इतने किराए के लिए भी पैसे नहीं कि हम बाहर जाकर मकान किराए पे ले लें। ये हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं, मौत के मुंह में बैठ के। अच्छा आंटी, आप मुझे बताइएगा किस तरह आप यहाँ पर बैठकर कुरान पाक भी पढ़ती हैं, सारे काम करती हैं, सोते भी हैं, तो कितना डर और खौफ जो है वो आपको हर वक्त तारी रहता है? बहुत ज़्यादा डर और खौफ रहता है। ये कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने यहाँ सांप, बहुत बड़ा 3 गज लंबा सांप निकला है और वो सांप मारा है। तो फिर हमने अल्लाह से बोला कि अल्लाह ताला आपकी मदद ज़्यादा बड़ी है, और आप बहुत ज़्यादा मदद करने वाले। जी बिल्कुल, आपने इनकी हालत सुनी कि बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और वो उनका यही कहना है कि कमाने वाला भी कोई नहीं है, इनकी 3 बेटियां ही हैं और बहुत मुश्किल से जो है वो गुज़र बसर हो रहा है। जबकि जब इन्होंने वॉल सिटी से रब्ता किया तो वॉल सिटी के मुताबिक जो मकान पहले से लेंटर में बने हुए हैं, उनमें लकड़ी की छतें नहीं हैं, उनको वो रेनोवेट, उनके मुताबिक वो उन लोगों को घर रेनोवेट नहीं करवा के देंगे। जो घर पुराने लकड़ी के बने हुए हैं उनके लिए वो किसी हद तक तो रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके मुताबिक ये कहना है कि उनके पास बजट मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो यहाँ पर कोई काम नहीं करवाएंगे। और उन्होंने इनको साफ इनकार किया कि आप अपनी मदद, आपके तहत जो है वो अपना घर दोबारा से असर नौ तामीर करें। लेकिन आपने सुना कि कितनी उनके जो है वो हालात ख़राब हैं, और बात करते हुए भी वो खातून बिल्कुल आप दीदा हो गई हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। गवर्नमेंट से हम लोग जो है वो मदद की दरख्वास्त बार बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई जो है वो नहीं सुन पा रहा, कोई भी उनको सुनने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरे हालात में वो यहाँ पर मौजूद हैं और फिर भी रब से इस बात का जो है वो दुआ मांगते हैं कि कोई अल्लाह ताला उनके लिए वसीला बना दे और उनका घर जो है वो एटलीस्ट इस काबिल हो सके कि वो ज़िंदगी के इस हिस्से में 2 वक्त की रोटी जो है वो छत के साए में रहते हुए अच्छे तरह से जो है वो अपने यहाँ पर गुजर बसर कर सकें। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ में हमें अपडेट कर रही थी, एक फ़ैमिली के बारे में आप बता रही थी। अब इस मामले में तातुल है तो वो बजट्स की वजह से है, लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है और इसका तदारुक कैसे होगा? वो लोग जो इतनी मखदूश इमारतों में रह रहे हैं वो अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बच जाए, ये बारिश ख़त्म हो जाए और हमें चोटें नहीं लगे, हमारी जानें ना जाएं। इस सिलसिले में हो क्या सकता है, हम कोशिश करेंगे इस पर बात करें। डायरेक्टर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन नजम साकिब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप, ये बताइए इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता? आप लोगों ने कुछ चौक डाउन करके रखा हो, कोई प्लान मुरतब किया हो, कोई प्लान भी कि खुदा ना खास्ता किसी की जान ना जाए? जी देखें, बात यह है कि बजा फरमा रहे हैं कि हम शायद इनसे ज्यादा कंसर्न हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ वॉल सिटी के मुताबिक बताना पसंद करूंगा स्टेज के ऊपर कि यहाँ पे वॉल सिटी के अंदर 22,000 प्रॉपर्टीज हैं। उन 22,000 प्रॉपर्टीज का हमारा डेली सर्वे हो रहा होता है और हम लोगों को गाहे बगाहे इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हमारे हिसाब से आपकी बिल्डिंग में या ये आपकी बिल्डिंग रिपेयर करवाना मांगती है स्टेज के ऊपर, और हम उनको नोटिस भी साथ साथ सर्व करते हैं। इसमें से तकरीबन जो 1,000 प्रॉपर्टीज को हमने डैशबोर्ड के ऊपर जो कमिश्नर के साथ लिंक्ड है उसके ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है। इनमें से 674 वो प्रॉपर्टीज हैं जो रिपेयरेबल हैं, जो रिपेयर होनी चाहिए, और लोगों को हमने कहा है कि भाई आप खुद रिपेयर करें। देखें जैसे बाकी सोसाइटीज एरियाज होते हैं, जैसे कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, LDA है, KDA है, इसमें जो हाउसेज होते हैं उसकी रिपेयर मालिक का अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक हद तक रिपेयर घरों को नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो मखदूश हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो गिर जाते हैं। यही हम गाहे बगाहे लोगों को इन्फॉर्म करके अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखें ताकि आपकी जिंदगी हमें बहुत अजीज है। अब गवर्नमेंट से हम लोगों ने ये देखें, बात यह है कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं मिलेगा आपको जहां पे वो गवर्नमेंट जाके प्राइवेट लोगों के घरों को रिपेयर कर रहा हो। वॉल सिटी एक वाहिद अथॉरिटी है जहां पे अभी तक हम लोगों ने 121 घर रिपेयर करके दे चुके हैं लोगों के, और उसमें बजट की जहां तक बात, ये जो आप इंटरव्यू कर रहे थे उसमें बात की है, तो ये खाली सेक्टर वॉल सिटी के साथ नहीं था। ये कोविड की वजह से जो तमाम बजट से गवर्नमेंट के वो तमाम हेल्थ सेक्टर में डाइवर्ट कर दिए गए और हमारे कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में भी पैसे हमारे पास नहीं मिल पाए हमें।
अभी भी हमने अगले साल के लिए भी PC1 बना दिया है। क्या प्राइवेट सेक्टर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी मेरे ख्याल महसूस होनी चाहिए। सर लेकिन जो 121 घर आप लोगों ने रिपेयर किए आखिर वो भी तो किए हैं। ये वो मैं जाहिर कह रहा हूँ उनमें से लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन भी आई उसके अंदर। कुछ लोगों ने अपने कुछ यानी सर बाय लॉ अगर कोई इमारत मखदूश है वो तो एक और मामला, मैं उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन कोई इमारत अगर रिपेयरेबल है, बिकॉज आपने कहा 674 रिपेयरेबल हैं, सर ये सारी की सारी इमारतों को उनके ओनर्स ने खुद ही ठीक करना है, वो हुकूमत की तरफ ना देखेंगे तो गलत करेंगे। बात ये है कि ये बाय लॉ ये चीज जो सी है ये किसी हद तक देखें, लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि कुछ वो भी तो बीच में अपना हिस्सा डालेंगे, भाई हम ये कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट हमें मदद करे तो गवर्नमेंट को हमें कन्विंस करने में आसानी हो जाती है। कोई एक सवाल हमसे पूछते हैं कि भाई अभी भी है आपकी बात से, आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे, जो लोग हैं वो अपना हिस्सा डालें, तो फिर सर यानी वो लोग ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, और सर जो खुद से कर सकेगा वो आपकी तरफ क्यों देखेगा? इसी कोशिशों में तो हम बार बार PC1 आगे भिजवाते हैं, लेकिन बात ये कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है। अगर आपका घर कुछ खराब हो रहा है तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट आके आपके 22,000 प्रॉपर्टी ठीक कर रही होगी। बात ये है कि लोगों को अपनी मेंटेनेंस भी करनी है। अगर किसी इस हालत में चली जाती है कि जी वो नहीं है तो फिर हम उनको बताते हैं भाई आप प्लीज इसको डिमोलिश कर दीजिए, ठीक है। अगर वो फिर हमारी तरफ आते हैं कि इसको हम तो डिमोलिश भी नहीं कर सकते, तो भाई बात ये है कि इसका मतलब है कि पब्लिक की तो अपनी जिम्मेदारी कोई भी नहीं रह गई। अच्छा देखिए, हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, जिस तबके की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्रेशर्स में है, उनके लिए तो रोजाना चूल्हा जलना भी मुश्किल है। सर मेरा सवाल नहीं, सर प्लीज मेरा सवाल देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि खास तौर पर अगर उन लोगों की बात की जाए तो कम से कम अगर फौरी तौर पर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता तो उनके लिए किसी अलग शेल्टर का इंतजाम हो सकता है कि वो एक सीजन वहां पर गुजार। ये चीजें तो गवर्नमेंट के लेवल पे, ये मैं आपको बताता हूँ, ये तमाम चीजें हम इसीलिए ये तमाम चीजें जो है दीज आर बीइंग गवर्न्ड बाय द कमिश्नर लाहौर, और हम उनके पोर्टल पे ये चीजें लिखवा देते हैं कि भाई इतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो डिमोलिशेबल हैं, इतनी प्रॉपर्टी रिपेयरेबल हैं, और उनको बता देते हैं कि जी हमने इनको नोटिस सर्व कर दिया और ये लोग खाली नहीं कर रहे। सो देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, they are supposed to get those house vacated and provide them whatever NDMA वो जो है पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये पूरे पंजाब का जो पोर्टल है that is connected to कमिश्नर लाहौर ऑफिस। ठीक है, यानी ये इस तरीके से काम होता है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन है, इसमें एक नेटवर्किंग है, और बहरहाल फिर भी मैं ये बताता हूँ कि वर्ल्ड सिटी इसमें पूरी अपनी कोशिश कर रहे होते हैं। वी ट्राई टू बेसिकली हेल्प देम आउट कि जी आपका ये जो घर है, जो हम सर्विस हम करते हैं, हम अगर कोई साहब अपना घर रिपेयर करना चाहते हैं, हमारी टेक्निकल टीम इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उनको हेल्प करते हैं कि जी हम, ताकि वो कम से कम पैसों में अपना घर रिपेयर कर सके। लेकिन एक जुमले में बता दीजिएगा, ये तो रिपेयरेबल हाउसेस से मुतालिक बात है सर, लेकिन जो मखदूश इमारतें हैं अगर वो गवर्नमेंट उनको डिमोलिश करती है तो फिर वहाँ के मकीनों के लिए कोई वे आउट होता है? गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, या उस पर भी आप कहेंगे कि नहीं ये भी मकीन खुद करे? गवर्नमेंट जो है वो किसी सूरत भी खुद डिमोलिश नहीं करती। वी ऑलवेज रिक्वेस्ट द ओनर टू डिमोलिश इट एंड देन दे हैव, बिकॉज होता ये है इसमें एक और आपको मालूम होगा तालाबंदी, वो अपना लॉक करके चले जाते हैं लोग। वो इसलिए करते हैं कि ज़ाहिर है उनको खतरा होता है कि अगर ये इमारत गिरे तो आसपास के और मकानों पर भी ये मुश्किल आएगी। ठीक है सर, दैट्स हाउ यू डू द थिंग्स। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप। और टॉपिक है हमारा आज का, और वो है दर्द, जोड़ों का दर्द। नॉट दैट कपल पेन, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन। ज़्यादातर घरे जो ख़वातीन है, ये कहा जाता है क्योंकि ख़वातीन उस तरीके से इतना ख्याल नहीं रखती, स्पेशली मदर्स की बात हम करें तो ना उनका कैल्शियम टेक इतना अच्छा है, ना उनकी डाइट इतनी अच्छी है, वो बच्चों में इतना लगी रहती हैं कि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। दैट इज़ द रीज़न, सोती नहीं है, आराम नहीं कर पाती, और यही वजह है किरण की डाइट अच्छी नहीं और फिर आराम नहीं करें तो उनको फिर जल्दी ये मसाइल लाहक हो जाते हैं, जैसे घुटनों का दर्द हो गया या अक्सर बैक पेन, यानी ये जो हड्डी है ये कमज़ोर अगर हो रही है, कैल्शियम आपका कम है, तो ये जो जॉइंट पेन है, इससे मुतालिक आज हम बात कर रहे हैं कि जॉइंट पेन अगर हो तो फिर क्या किया जाए और होने से पहले बचा कैसे जाए। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर उमर भट्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आप बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो पहले मामलात अगर 50s में जाके हो रहे थे मर्द और ख़वातीन दोनों को, वो बहुत अर्ली हो गए हैं, वो अब 30s में हो गए हैं। ये रीज़न सिर्फ और सिर्फ डाइट है या कुछ और मामलात भी हैं? Assalamu alaikum and thank you very much for taking me online.
देखें मामला वैसे ही हैं, सिर्फ रिकग्निशन का डिफरेंस है। पहले एक इशू को रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। अब चूंकि हमारे पास ज्यादा अच्छे फिजिशियंस हैं, ज्यादा अच्छा डायग्नोस्टिक टूल्स हैं और ज्यादा अच्छे पेशेंट्स की एजुकेशन लेवल है, तो वो चीज जो पहले पिक नहीं की जाती थी अब पिक की जाती है। अगर आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि क्या यंग पेशेंट्स के अंदर आर्थराइटिस बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है। यंग पेशेंट्स के अंदर ज्यादातर लिगामेंट्स इंजरी होती है और एल्डरली पेशेंट्स के अंदर आर्थराइटिस होता है, जिसको कहते हैं चिकनी हड्डी का घिस जाना। तो पैटर्न वही है, सिर्फ रिकग्निशन का फर्क आया। सर रिकग्निशन का फर्क तो आया, लेकिन अब बहुत से प्रैक्टिसेस का फर्क भी आ गया है। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तरफ भी चले गए। जैसे पहले हम ये सुनते थे कि अगर घुटना नाकारा हो गया है तो अब वो घुटना बदला जाएगा, बाकायदा एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा, बदला जाएगा, फिर ही इस दर्द से छुटकारा हासिल किया जाएगा। बट आपने इससे मुतालिक बात की और आपने कहा कि यानी इससे पहले जब हमारी टीम की आपसे बात हुई कि दर्द से छुटकारा दिलाने की जो कोशिश है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि घुटना तब्दील किया जाए। तो सर इस पे ज़रा एलेबोरेट कीजिएगा कि कैसे ये होता है, घुटना तब्दील नहीं हो रहा लेकिन दर्द से छुटकारा मिल रहा है। देखें, जब इंसान के जोड़ के ऊपर लेयर को देखा जाए, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कार्टिलेज कहते हैं, पाकिस्तानी उर्दू में हम लोग उसको चिकनी हड्डी कहते हैं। अगर वो घिस जाए और वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाए तो हड्डी जब हड्डी से टकराती है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं आर्थराइटिस। अगर आर्थराइटिस का पहला या दूसरा या किसी स्टेज के अंदर तीसरे स्टेज पे पेशेंट है कि अभी भी कार्टिलेज मौजूद है, तो नी रिप्लेसमेंट से पहले हम उसको ट्राई करते हैं बायोलॉजिक्स से ट्रीट करना। जिस तरह स्टेम सेल का इंजेक्शन पेशेंट की अपनी बॉडी से लेके दिया जा सकता है, फिजियोथेरेपी है और ऑल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास जिससे हम पेशेंट को बचा लेते हैं। सर इससे उस कार्टिलेज की ग्रोथ होती है? स्टेम सेल कार्टिलेज की ग्रोथ को डेवलप करने में हेल्प करता है, आर्थराइटिस को प्रोग्रेशन में डिले करता है, लेकिन कार्टिलेज की रीजेनरेशन में इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। तो अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट और सेकंड स्टेज का आर्थराइटिस है और आप उसको बनिस्बत ये कि नी रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाएं, ऑर्थोबायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट करें जो मैं भी करता हूं और दुनिया भर में रिकग्नाइज्ड है, तो आप उसको बचा सकते हैं या डिले कर सकते हैं उस स्टेज पे जाने के लिए जहां उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि सर्जरी की तरफ जाना। क्योंकि हम यही सुनते आए कि जो कार्टिलेज है ये जो बड़ी नरम सी जो बोन होती है, क्या उसे कहते हैं, मरकरी आई डोंट नो, चिकनी हड्डी कहते हैं, आसानी चिकनी हड्डी कहते हैं, क्योंकि उससे मुतालिक हम यही सुनते हैं किरण कि वो उसकी रीग्रोथ बिल्कुल नहीं होती और अगर एक बार वो डैमेज हो फिर उसे निकालना ही पड़ता है। फिर निकालना ही पड़ता है और फिर उसके बाद में उसके हैजर्ड्स अलग हैं, उसकी परेशानियां अलग हैं। तो थोड़ा सा आप गाइड करेंगे उन्हीं लोगों को कि जिनको ये वाले मसाइल हैं डॉक्टर साहब प्लीज। देखें, इतने शॉर्ट टाइम में मेरे किसी इंसान के लिए भी अपनी 18 साल के एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करना किसी को 5 मिनट में मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जिस तरह गाड़ी के 4 और अगर टायर में से एक टायर घिस जाए तो अब ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है टायर की इंटेंसिटी ऑफ डैमेज को। अगर उसके अंदर पैच लगाते हैं, इसी तरह नी के अंदर अगर कार्टिलेज के एक एरिया के अंदर सुराख है तो हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको कहते हैं कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। अगर टायर एक हिस्से से घिस गया और बाकी हिस्से से नॉर्मल है तो हम ऑस्टियोटमी करते हैं। मतलब मैं अगर एक इंसान की टांग सीधी होने के बजाय अलाइनमेंट खराब हो गई गाड़ी की तो आप उसको अलाइनमेंट ठीक करते हैं। तो नी के अंदर अगर अलाइनमेंट खराब नहीं करता हूँ, मतलब अलाइनमेंट को। और फाइनली अगर एक इंसान की नी कंप्लीटली तौर पे डैमेज हो गया कि टायर बिल्कुल तबाह हो चुका है, तो मैं उसके पूरे कवर को बदलता हूँ डिपेंडिंग ऑन कवर कितना खराब हुआ है। पिछले 20 साल में पाकिस्तान के अंदर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था कि पेशेंट का अगर आधा जोड़ खराब हो गया है तो आप उसका आधा जोड़ बदलें, पूरा जोड़ खराब हो गया तो पूरा जोड़ बदलें। जिस तरह रिक्शे के अगर 3 टायर खराब है तो आप तीनों बदलेंगे, एक टायर खराब है तो एक बदलेंगे। इस पे किसी ने आज तक वो नहीं की, ऑप्शन पेशेंट को नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हम उस टेक्नोलॉजी को ले आए जिसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, या जोड़ के आधे हिस्से के कवर को बदलना। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू ऑफर आवर पेशेंट्स, और इसके अंदर ये भी एक ऑप्शन है। ज़ाहिर बात है ये नी रिप्लेसमेंट से बेहतर है, ज्यादा एडवांस है। पेशेंट इसके बाद टेनिस भी खेल सकता है, रनिंग भी कर सकता है। आप सोचिए आप अपने घर वालों को जिनको बोले जिनकी एज 55 साल है, मैं आपका जो इस ट्रीटमेंट से गुजरेगा, जिसका थोड़ा सा हिस्सा मुतासिर हुआ था और आप लोगों ने उसको बिल्कुल फिट कर दिया, जबरदस्त कर दिया, फिर उसको कोई एहतियात नहीं करनी, अपने डाइट्स में कोई चेंज नहीं लेकर आना, वो जैसे चाहे फिर एक्टिव होकर के जिंदगी गुजारे। थोड़ा सा ये भी बताइए सर। देखें, अगर एक इंसान का नी जोड़ के अंदर से 70% जोड़ अभी भी मौजूद है,
और आप सिर्फ 30% हिस्से के कवर को बदल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए एक ऐसे इंसान के साथ जिसका पूरा जोड़ बदला जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है कंपैरेटिव की जाए तो बहुत डिफरेंस है ये तो। नंबर 1। नंबर 2, आपकी वो बात कि क्या पेशेंट दोबारा डाइट खा सकता है, देखिए ये 2 बड़ी डिफरेंट चीज है। अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना एक डिफरेंट चीज है, अपनी पेन को मैनेज करना एक डिफरेंट चीज है। नी रिप्लेसमेंट करना पार्शियल हो या फुल हो, सिर्फ 2 इंडिकेशंस है। नंबर 1 पेन रिलीफ, दर्द में आराम। नंबर 2 इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आप दर्द की गोली नहीं खाएंगे, आप चलेंगे फिरेंगे, वॉक करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, और सारे वो काम जो आप इस दर्द से पहले नहीं कर पा रहे थे या पहले करते थे वो कर पाएंगे। जी ठीक, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप। और जॉइंट मुतालिक स्पेशली जो घुटने के दर्द हैं और उससे जुड़े बहुत से और मसाइल, उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ट्रीटमेंट अच्छी सी आ जाए ऐसी कि जो जिससे लोग ज्यादा फायदा उठा सकें, तो उसके ऊपर तो बात करना लाजिम होता है। और बात करना भी लाजिम है, और ये इसलिए भी लाजिम है कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो ये ना कीजिए कि आप 6 अताई डॉक्टर्स के पास और 6 दूसरे डॉक्टर्स के पास जाएं, उसके बाद जब बिल्कुल वो 30% का मामला 100% पे चला जाए तो फिर आप कहेंगे अब मैं जाता हूँ अच्छे प्रोसीजर की तरफ, फिर वो देर हो जाती है। आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वरना देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अगर आपके हल्का अहबाब में कोई डॉक्टर है तो आप उसको रश की निगाह से देखते हैं, और अगर वो जरा सा भी परेशान दिखाई दे तो आप उससे कहते हैं अरे तुम्हें क्या टेंशन है, तुम तो डॉक्टर हो या तुम तो नर्स हो, तुम तो अपना इलाज खुद कर सकते हो, तुम्हें तो पता है ना इसके लिए क्या दवा लेनी है। लेकिन जब आई वबा तो सबको ये पता चला कि ये तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रंट लाइन सिपाही हैं ये, डॉक्टर्स हों या फिर नर्सेज हों। और जैसे मैं और आप मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक इनके साथ भी ऐसे ही होता है। या शायद कहीं कहीं मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा यही नर्सेज, यही डॉक्टर्स, यही मेडिकल अमला, यही हॉस्पिटल अमला जज्बाती तौर पर भी परेशान होता है। तो इन्हीं मुश्किलात का अहाता करने की कोशिश की गई और इन्हीं मुश्किलात के ऊपर बात करने की कोशिश की गई। ये नफ्सियाती उलझनें कैसे दूर हो सकती हैं, होती क्या क्या है, ख़ासतौर पर इस मेडिकल अमले को। तो तस्कीन फाउंडेशन ने इसी सिलसिले में काम किया है। कोशिश करें हम क्या कि थोड़ी सी वो वीडियो शेयर कर लें नया दिन के नाजरीन के साथ में और फिर गुफ्तगू कर लें, क्योंकि इस वीडियो का महवर ही यही है कि जो मेडिकल अमला है वो कितना ज़्यादा परेशान रहा है। चलिए जी वीडियो उठा रखते हैं किसी और मौके के लिए। डॉक्टर ताहा साबरी तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर ये होता है ताहा कि वो डॉक्टर है उसको तो इलाज की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोरोना आया और अपने साथ साथ कोरोना डिप्रेशन को भी लेकर आया, तो इससे मेडिकल अमला नहीं निकल पा रहा था। अब आप चूँकि शोएब मुझे गौर से देखे चले जा रहे हैं ना, मैं ताहा की तरफ बाद में जाऊंगी। भाई दिखा दे भाई वो वीडियो, शोएब का शौक पूरा। कैसी तबीयत है आज वजीहा? बस हल्का सा कोरोना हो गया है, बाकी सब तो ठीक है। डॉक्टर ताहिरा, टीम कैसी है? वैसे भी स्टाफ काम पर गया था, अब मैं। टीम कुछ दिन अपनी हेड नर्स के बगैर गुजार लेगी वजीहा, तुम बस बेहतर होने की कोशिश करो। और वैसे भी मैंने सुना है कि कुछ जूनियर नर्सेस खुश हैं कि जनरल वजीहा से कम डांट पड़ रही है। मकसूद साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? जी आपको तो पता है मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, पिछले 3 टेस्ट पॉजिटिव आए थे। मकसूद साहब, आपसे मिलके दिल हल्का हो जाता है। आप लोग दिन रात मेहनत करके हमारा खिदमत कर रहे हैं, हम इतना तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब आपका पोतों के साथ कॉल का टाइम हो गया है। तो ये वीडियो है, हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर ताहा से। डॉक्टर ताहा, मेरा सवाल अभी भी वही है। हमें लगता है कि जी डॉक्टर है तो ना ये बीमार हो सकता है, ना ये मायूस हो सकता है, ना ये परेशान हो सकता है। नर्सेज हैं तो ये तो हैप्पी गो लकी हैं। तो कोरोना और डिप्रेशन का माहौल, प्रेशर्स जो ये लोग ले रहे हैं, उस सब का ज़रा अहाता कीजिएगा। पहले ये बताइए कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, आप लोगों ने क्या नोटिस किया इस सारे के सारे मामले में? देखिए, जो हमारे हेल्थ केयर कारकुन हैं जिसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, नर्सेज शामिल हैं, पैरामेडिक्स शामिल हैं, उनके ऊपर तो ये सारा बोझ पड़ रहा है क्योंकि वो इस जंग में सबसे आगे हैं। और इसमें ये 2 फ्रंट्स पे लड़े हैं। एक तो ऑफ कोर्स एक डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़े और फिर साथ साथ अवाम के मिसकंसेप्शन के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं, फ्रस्ट्रेशन से ख़िलाफ़ भी लड़े हैं और प्रेशर से ख़िलाफ़ भी लड़े हैं। इसमें एक
बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ये फेस कर रहे हैं। अब मुझे बताएं डॉक्टर ताहा कि वो डॉक्टर्स जो डिप्रेशन का शिकार हों, स्पेशली वो जो ज़ाहिर है कोरोना वार्ड में जिनकी तैनाती रही, लंबी लंबी ड्यूटीज़ उन्होंने की, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी लंबी ड्यूटीज़ होती हैं डॉक्टर्स की, और ऐसे माहौल में तो हमने देखा बहुत ही फैमिली से फिर भी दूर रहना है। एग्जैक्टली, फैमिली से भी दूर रहना है। तो ऐसे में कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो डिप्रेस हुआ, वो क्या करे? कोई ईजी स्टेप्स जिनको वो फॉलो करे और इस डिप्रेशन से निकले? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें। एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशन में कि हमें अवाम ने एक जब मसीहा बना दिया है, तो हम समझते हैं कि अब मसीहों को कुछ होता नहीं है, लेकिन मसीहे भी इंसान होते हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना है। और फिर अब हम तस्कीन ने और हमारे पार्टनर्स ने भी थोड़ी सर्विसेज शुरू की हैं जो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए हैं। उसमें सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं, हेल्पलाइन भी हैं, रीच आउट करें। बिकॉज अब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे जो सिपाही हैं, असल सिपाही इस जंग में, अगर वो मुतासर होंगे तो फिर हम इस जंग में हमारा क्या अंजाम होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से भी और फिर अपनी वेलबींग के पर्सपेक्टिव से भी रीच आउट करें, और हमें रीच आउट करें, और ही बहुत सर्विस अवेलेबल हैं, और एक्सप्रेस करें, अंदर ना रखें, वरना हालात और ख़राब होते जाएंगे। अच्छा, देखिए, अब हम बात करते हैं ज़रा कुछ लोगों के रवैये की भी बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर जो अनथक मेहनत कर रहा है, लंबी शिफ्ट्स कर रहा है, या मेडिकल अमला, हेल्थ केयर अमला, और फिर उसके बाद में उनको फैमिली से भी, मैं कोरोना ही के पस मंज़र में बात कर रही हूँ, अब उनको फैमिली से भी दूर रहना है, ख़ुद को आइसोलेटेड भी रखना है, थोड़ा सा टाइम वैसे भी गुजारना पड़ रहा है उनको। ऐसे लोगों के साथ में जब मेरे हाथ में छोटा सा भी कट लग जाए और मैं चली जाऊँ और मैं चिल्लाना शुरू कर दूं, चीखना शुरू कर दूं, मैं उनका हौसला तो नहीं बढ़ा रही हूं। तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा बेहतर बिहेव भी करना चाहिए और उनके प्रेशर्स का भी अंदाज़ा करना चाहिए। कम से कम ये तो इस वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल, और ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि इस तरह के बहुत ज़्यादा ये फैले हुए हैं अवाम में कि डॉक्टर्स टीके लगा के लोगों को मार रहे हैं, या फिर कोरोना असल में नहीं है, और इस तरह के ना बहुत ज़्यादा मफरूज़े फैले हुए हैं, और इसकी वजह से और नुकसान हो रहा है। जिस तरह आपने खुद देखे अटैक्स हुए हैं अस्पतालों पे, इमरजेंसी वार्ड्स में अटैक्स हुए हैं डॉक्टर्स पे। और फिर एक और भी इशू है कि एक स्टिग्मा भी है कि अगर डॉक्टर है तो फिर लोग दूर रहते हैं। जिस तरह मैं खुद भी अगर जब गाड़ी में जाता हूँ, पुलिस वाला रोकता है, बोलते हैं आप डॉक्टर हैं, वो पीछे इस तरह करके हट जाता है जैसे कोई वायरस। तो छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक उससे ना हौसला अफजाई नहीं तो उससे हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल, और एट द एंड हमें ज़रा ये सोचना चाहिए, बीइंग एन अटेंडेंट ऑफ एनी पेशेंट, कि जब डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं तो वो डॉक्टर ने बहरहाल अपनी पूरी कोशिश की होगी, जान बचाने की ज़ात ऊपर है, वसीला है डॉक्टर। तो अगर एक कोई बुरी खबर या पेशेंट से मुतालिक कोई बुरी चीज़ डॉक्टर से सुने तो प्लीज़ डू नॉट रिएक्ट इन दैट वे कि आप डॉक्टर को प्लीज़ और ओवर रिएक्ट नहीं करें। ये बात जहन में रखें, जैसे शुएब ने कहा, जान बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, डॉक्टर कोशिश करता है, और ये याद रखें डॉक्टर इसके लिए ओथ लेता है, कसम खाता है कि वो आपकी हिफाजत करेगा, आपकी सेहत की हिफाजत करेगा, अपने आप को नहीं देखेगा, अपने प्यारे को नहीं देखेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहा, आप हमारे साथ थे।